Hello everyone, I'm your biology educator biochart. Please do like and subscribe my channel. प्रीवियस चैप्टर जो हमने पूरा डिटेल स्टडी किया था वो है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। उस चैप्टर में हमने सब कुछ पढ़ लिया था कि कैसा न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, कि कैस कब क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन होता है, कौन से ऑर्गेनेली होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्गी बॉडी होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस कैसे होता है, सब कुछ। अब हम जो इस चैप्टर में जो एक न्यू चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है सेल साइकिल और सेल डिवीजन। इस चैप्टर में हमने जो सेल थ्योरी पढ़ी थी जिसमें रुडोल्फ वर्क्यू ने कहा था कि न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, तो उसके जो प्रोसेस होता है कि कैसे पिछले सेल से एक अगला सेल अराइज हो रहा है, तो उसका पूरा डिटेल स्टडी हम सेल साइकिल और सेल डिवीजन में पढ़ेंगे। तो इसमें जैसे कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सेल। ग्रोथ हुआ, रिप्रोडक्शन हुआ, कैरेक्टरिस्टिक होते हैं सेल के। जब आप क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको कुछ क्राइटेरिया डिफाइंड होंगे कि कैसे आप लिविंग और नॉन लिविंग को डिफरेंशिएट करते हैं। तो अगर कोई भी चीज़ ग्रोथ होती है, किसी भी चीज़ की ग्रोथ होती है और वो रिप्रोडक्शन करता है तो वो कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग की। लेकिन हम इन दो चीज़ों को डिफाइनिंग फीचर के तौर पे नहीं लेते हैं, क्योंकि एक्सेप्शनली कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि रिप्रोडक्शन नहीं शो करते हैं, तो ये कैरेक्टरिस्टिक है लेकिन डिफाइनिंग फीचर नहीं है। इसके बारे में अभी हम उतना डिटेल में नहीं पढ़े, लेकिन जब हम क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे तो हम आपको बहुत अच्छे से उसके बारे में पढ़ाएंगे। तो हम कह सकते हैं ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सेल है। मतलब अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म को आपको डिफाइन करना है, उसके अंदर की कोई चीज़ देखनी है कि कैसे लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंशिएट करें, तो आप ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को एक उसका कैरेक्टर मान करके डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इंडीड ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ट्रू है। बाकी कुछ एक्सेप्शन को छोड़ दिया जाए, जैसे कि इनफर्टाइल कपल होते हैं तो वो कभी रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं, तो वो एक अलग म्यूल हुआ तो वो स्टेराइल होता है। तो इस कुछ चीज़ों को छोड़ करके सम एक्सेप्शन को, तो ये हम कह सकते हैं ग्रोथ और रिप्रोडक्शन कैरेक्टरिस्टिक है सेल की। ग्रोथ में जैसे एक सेल होता है, उसका ग्रोथ हुई, उसके साइटोप्लाज्म की बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई, उसका जो न्यूक्लियस हुआ ये ग्रोथ होकर के फिर वो दो सेल में डिवाइड कर लेते हैं, एक सेल ये और एक सेल ये। तो ये जो इसका न्यूक्लियस है वो भी ग्रोथ होकर के डबल हो गया, इसका साइटोप्लाज्म है वो भी डबल हो गया, फिर वो आपस में दोनों दो सेल में डिवाइड करके फिर ये जो न्यू सेल है वो आने वाली ये ऐसा रहेगा, ये सब मान लो ये ग्रोथ हुई, फिर ये जा करके ये सेल है ये ग्रो करके ऐसा बना, फिर ये दो सेल में डिवाइड हो गया। तो ये चीज़ पूरा एक प्रोसेस चलता रहता है। जो ये सेल साइकिल और सेल डिवीज़न जो चैप्टर पढ़ता है, जो हमारे बॉडी का सेल डिवीज़न होता है वो थ्रू आउट द लाइफ होता है। तो जैसे ग्रोथ जो होती है वो अप टू अ लिमिट होती है, लेकिन जो डिवीज़न होता है वो थ्रू आउट द लाइफ ऐसे होता है जैसे हमारी बॉडी में कुछ सेल का लॉस हो गया, हमें इंजरी हो गई, तो क्या उसमें सेल जो आसपास के जैसे स्किन के सेल हुए तो वो डिवाइड करके फिर वो जो इंजरी होती है उसको भरते हैं और एक नई लेयर ऑफ द स्किन वहाँ पे फॉर्म हो जाती है। तो कहते हैं कि थ्रू आउट द लाइफ सेल साइकिल और सेल डिवीज़न होते रहता है। तो सेल जो होता है उसमें ग्रोथ हुई, उसका वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस बढ़ गया और वॉल्यूम ऑफ द साइटोप्लाज्म भी बढ़ गया, लेकिन जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का रेशियो है वो एक साथ लीनियरली नहीं वेरी करता कि जितना न्यूक्लियस बढ़ा उतना साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस बढ़ा तो साइटोप्लाज्म उससे बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मिक रेशियो डिस्टर्ब हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो जब ये डिक्रीज होता है तो अपने न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मिक रेशियो को रीगेन करने के लिए सेल जो होता है वो डिवीज़न करता है, और जब दो सेल में डिवाइड हो जाता है इस तरीके से तो फिर यहाँ पे वो अपने न्यूक्लियस साइटोप्लाज्मिक को रीगेन कर लेता है। टू रीस्टोर द न्यूक्लियस साइटोप्लाज्मिक रेशियो सेल डिवीज़न अकर। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो सेल डिवीज़न का जो रेशियो होता है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का, तो वो सेल जब ग्रोथ करती है तो वो डिक्रीज होता है या इंक्रीज होता है, तो वो डिक्रीज होता है। न्यूक्लियस रेशियो साइटोप्लाज्म का रेशियो सेल की ग्रोथ होने पे डिक्रीज होता है। इस डिक्रीमेंट को फुलफिल करने के लिए, अपनी ओरिजिनल क्वांटिटी को रीगेन करने के लिए जो हमारा ग्रोथ वाला सेल होता है वो सेल डिवीजन परफॉर्म करता है। ऑल द प्रोसेस सेल डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ टेक प्लेस इन द कोऑर्डिनेटेड वे। मतलब ये साथ एक ये चीज़ें जब हम आगे पढ़ेंगे तो कई फेजेस आते हैं, G1 S G2, तो वो एक कोऑर्डिनेशन में होता है। फिर M फेज आता है, उसमें कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस, फिर जाकर के दो सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये एक कोऑर्डिनेटेड वे में होगा कि कब सेल की कितनी ग्रोथ होनी है, फिर सेल का डीएनए डुप्लीकेट होना है, फिर एक कैसे, फिर उसके बाद और भी सारे ऑर्गेनेली का डुप्लीकेट करना है, फिर दो सेल में पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, फिर साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। तो ये प्रोसेस अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो ये कोऑर्डिनेटेड वे में होता है, इसलिए होता है
करेक्ट डिवीजन प्लस प्रोजनी सेल कंटेन इंटैक्ट जीनोम। इंटैक्ट जीनोम मीन्स होता है कंप्लीट सेट ऑफ जीनोम। ऐसा नहीं हो कि अगर ये सेल है हमारा न्यूक्लियस है जिसमें वो डीएनए मटेरियल हमारा डबल हुआ, ऐसा ना हो कि 3/4 पार्ट जो होता है वो एक सेल में चला जाए और 1/4 पार्ट एक सेल में चला जाए। तो इस तरीके से नहीं, एक सेट मतलब आधा सेट एक सेल के पास जाए, हाफ सेट इसमें और हाफ सेट इसमें, मतलब जो हमारा डुप्लीकेट हुआ है, मतलब अगर यहाँ पे 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स 2 सेट ऑफ डीएनए है तो एक सेट इसमें जाए एक सेट इसमें जाए और दोनों का सेट कॉपी हो, तो वो कहता है तो कोऑर्डिनेटेड वे में ये होता है कि इंश्योर करे करेक्ट डिवीजन हो, दोनों में इक्वली सारे ऑर्गेनली डिवाइडेड हो, हमारा डीएनए डिवाइडेड हो और इंटैक्ट जीनोम, जीनोम मतलब इक्वल अमाउंट में दोनों को पास क्रोमोसोम का सेट जाए। तो अब सेल साइकिल होती क्या है? सेल जो होता है वो एक पीरियड ऑफ ग्रोथ में जाता है जिसे हम कहते हैं इंटरफेज। इंटरफेज दो मतलब ग्रोथ हुई, इंटरफेज या रेस्टिंग फेज कहते हैं। रेस्टिंग फेज कहने का मेन मोटिव ये होता है क्योंकि इस फेज में कोई सेल डिवीजन होता नहीं, बस ग्रोथ होती है, तो हम कह सकते हैं सेल अभी रेस्ट में, सेल अभी कोई वर्क कर नहीं रहा है। तो ये हो गया रेस्टिंग फेज। और प्रिपरेटरी फेज क्योंकि वो सेल डिवाइड करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है। कोई भी चीज़ हम करने से पहले अपने आप को तैयार करते हैं, रेस्ट करते हैं, अपने आप बॉडी को काम करते हैं, प्रिपेयर होते हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। तो फिर उसके बाद आता है डिवीजन का फेज जिसे हम एम फेज कहते हैं, जो हमारा इंटरफेज होता है, रेस्टिंग फेज होता है, प्रिपरेटरी फेज होता है। इनको हम 3 नामों से जानते हैं। आपको ये तीनों कह सकता है कि इंटरफेज, रेस्टिंग फेज, प्रिपरेटरी फेज, ये तीनों एक ही फेज के नाम है या अलग अलग, तो आपको याद होना चाहिए कि ये तीनों एक ही फेज के नाम है। और ये 95% ऑफ द ड्यूरेशन आप सेल साइकिल, सेल डिवीजन में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मतलब सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है वो होता है इंटरफेज, रेस्टिंग फेज और प्रिपरेटरी फेज। तो ये जो ग्रोथ का टाइम होता है ये सबसे ज़्यादा, जाहिर सी बात है किसी चीज़ को करने से पहले आपको अंदर से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन की जैसे ज़रूरत होती है, तो वो बहुत टाइम टेकिंग होता है किसी चीज़ को करे। जैसे आप अगर आप नीट की प्रिपरेशन में आते हो तो उसको जो एक जर्नी होती है, रिजल्ट तो एट द एंड आपको एक ही दिन डिफाइन करता, पेपर हुआ अच्छा हुआ नहीं हुआ, लेकिन जो 1 साल की जर्नी होती है जिसमें आप अपने आप को प्रिपेयर करते हैं वो सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है। तो उसी तरीके से जो इंटरफेज होता है वो 95% ड्यूरेशन सेल साइकिल का किए रहता है। और ये 2 सक्सेसिव एम फेज का, देखो अब 2 सक्सेसिव एम फेज का मतलब क्या है, जैसे कि ये एक सेल है वो ग्रोथ किया और 2 में डिवाइड हुआ, एम फेज हो गया। फिर ये ग्रो किया, एक सेल बना और फिर ये डिवाइड हो गया, तो एक एम फेज दूसरे एम फेज के बीच की जो ग्रोथ होती है उसे कहते हैं हम इंटरफेज। तो एक फेज बिटवीन 2 सक्सेसिव एम फेज, एक यहाँ एम फेज और एक यहाँ एम फेज और इसके बीच का जो ये फेज है उसे हम कहेंगे इंटरफेज। और एम फेज जो होता है वो बहुत मतलब जब ग्रोथ हो 95% टाइम, 5% टाइम सेल डिवीजन का जो एक्चुअल सेल डिवीजन होता है जहाँ पे कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियस और साइटोकाइनेसिस जो हमारे ऑर्गेनली मतलब पूरे सेल का डिवीजन हो जाता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ 5% होता है। तो कहा जाता है एक्चुअल में सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस जो होता है वो रेस्टिंग फेज होता है, इंटरफेज जो होता है वो होता है। बाकी जो हमारा मेन काम जो होता है वो जल्दी जल्दी हो जाता है। जैसे अगर हमारी प्रिपरेशन बहुत टाइम टेकिंग हुई तो हमारा जो एग्जाम पेपर सॉल्व करने की जो एफिशिएंसी होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और बहुत जल्दी हमारा पेपर हो जाता है। तो वही एम फेज और इंटरफेज का ये हुआ। सेल साइकिल, सेल साइकिल में हमने पढ़ा 2 फेज होते हैं, इंटरफेज होते हैं प्लस एम फेज होते हैं। जो इंटरफेज होता है वो 95% टाइम टेकिंग होता है, मोर देन 95%। तो अब ये इंटरफेज भी जैसे अब एक इंटरफेज का हमने नाम दे दिया, इसमें भी कई पार्ट होते हैं, कई फेज होते हैं। तो इसके जो 3 फेज होते हैं वो G1 S G2, उसके बाद M आता है। तो आपको ये जो ये होता है G1 S G2 फिर M, ये आपको सीक्वेंस लर्न होने चाहिए। इससे भी आपको मतलब ऑर्डर में आ जाता है। अगर आपको एमसीक्यू बना के एक दे दे कि अरेंज, तो आपको एस फेज यहाँ कर सकता है, तो आपको याद करना पहले G1 आता है, फिर एस फेज आता है, फिर G2 फेज आता है, फिर एम फेज आता है। तो इंटरफेज के 3 फेज होते हैं, G1 S और G2। और जो एस फेज होता है इसमें डीएनए का रेप्लिकेशन होता है या डीएनए का डबल कह सकते हैं, डबल होता है। जो ये जो इंटरफेज होता है इसमें सेल ग्रोथ होती है, सेल की ग्रोथ होती है इन टर्म ऑफ साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज। जो हमारा ये अगर सेल है, अगर इसका साइटोप्लाज्म इंक्रीज होगा तो हमारा सेल भी बढ़ेगा, तो उसे ही हम कह देते हैं सेल की ग्रोथ हो रही है। तो सेल ग्रोथ इन टर्म ऑफ द साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज
और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि जीवन फेज में हो गया तो एस में नहीं होगा, सारे प्रोसेस में सेल की ग्रोथ होती रहेगी। आपको एक पर्टिकुलर फेज के बारे में जब हम आगे बताएंगे तो आपको पता चलेगा कि जीवन फेज में क्या वर्क होता है, एस फेज में क्या वर्क होता है, G2 फेज में क्या होता है। लेकिन इन तीनों में जो कॉमन वर्क होता है वो होता है साइटोप्लाज्म की इंक्रीज। जो हमारा साइटोप्लाज्म है वो हमेशा इंक्रीज होते रहेगा। तो इंटरफेज में हमने पढ़ लिया कि इसके 3 सब फेजेस होते हैं, G1, S और G2, जो कि तीनों मिला करके 95% टाइम हमारा ले लेते हैं एक सेल डिवीजन में। उसके बाद आता है एम फेज। एम फेज में जो होता है वो 2 पार्ट होते हैं, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस पहले होता, फिर साइटोकाइनेसिस होता, मीन्स पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, फिर साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। तो न्यूक्लियस के डिवीजन में जब हम करते हैं तो उसके फर्दर कई स्टेप्स होते हैं, वो होता प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। और ये एक कॉम्प्लेक्स सीरीज इवेंट से होकर के गुजरता है। यही वो इवेंट है कि कैरियोकाइनेसिस जो होता है कॉम्प्लेक्स सीरीज इवेंट्स उसमें फॉलो होते हैं, और वो होते हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। जब हम अभी इस वीडियो में तो अभी हम उतना ही कवर करेंगे। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें एम फेज, जिसमें हम माइटोसिस फेज के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। तो हम इन चारों फेज के बारे में आपको एकदम ब्राइटली सारी चीजों के बारे में एक्सप्लेन करेंगे कि प्रो फेज में क्या होता है, कैसे स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है, कैसे वो क्रोमोसोम से अटैच होते हैं, मेटाफेज में कैसे मेटाफेजिक प्लेट्स बनती है, और फिर एनाफेज में कैसे इक्वेशनल डिवीजन होता है, और फिर उसके बाद टीलोफेज में कैसे हमारा जो क्रोमोसोम्स होता है वो क्रोमैटिड में कन्वर्ट होकर के रह जाता है, और फिर साइटोकाइनेसिस में कैसे सेल का 2 सेल में बढ़ जाता है। तो ये एक पूरा प्रोसेस है जो कि एक बहुत अच्छे से हम आपको आगे वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। तो कैरियोकाइनेसिस होगा, फिर उसके बाद साइटोकाइनेसिस होगा, न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया, और फिर साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो जाएगा। और साइटोकाइनेसिस जो साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा वो प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंट प्रोसेस से होता है, जो कि हम जब एम फेज पढ़ेंगे पूरा तो उसमें हम आपको डिटेल में पढ़ाएंगे। तो सेल साइकिल कहते हैं सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन विच सेल डुप्लीकेट इस जीनोम, जो कि एस फेज में होता है। एक इसी एस फेज में कहते नहीं है, एक डिफिनिट फेज में जो डीएनए का डुप्लीकेशन होता है वो एस फेज में होता है। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि इंटरफेज में किस फेज में डीएनए का डुप्लीकेशन होता है, तो एस फेज में। एस फेज सिंथेटिक फेज कह सकते हैं, सिंथेटिक फेज। तो सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन विच सेल डुप्लीकेट्स इस जीनोम, एस फेज, सिंथेसिस फेज, other constitute of cell synthesis, other constitute of cell G1, S and G2, and eventually divided into 2 daughter cell M phase। सेल साइकिल में होता है जिसमें हम कई इवेंट पढ़ते हैं, जिसमें एस फेज में जो होता है हमारा डीएनए का डुप्लीकेशन होता है, फिर एम फेज में हमारा 2 डॉटर सेल में डिवाइड होता है। ये जो सेल साइकिल का ड्यूरेशन होता है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, सेल टू सेल, हम कह सकते हैं कि हमारा जो मसल्स की सेल हो गई और जो हमारी बोन्स की सेल है वो दोनों डिफरेंट टाइप पे टाइम स्लॉट में डिवीजन होती है, मतलब डिफरेंट टाइम टेक इन होता है उनका सेल डिवीजन का। तो और ये अंडर जेनेटिक कंट्रोल होती है। जेनेटिक कंट्रोल होती है मतलब ये होता है कि जब हमारी जीन, जो हमारा डीएनए होता है, उस डीएनए में कुछ इंफॉर्मेशन होती है कि प्रोटीन का, कौन सी प्रोटीन का सिंथेसिस करना है और कौन सी प्रोटीन सिंथेसिस करके हम इस सेल डिवीजन के प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। अगर वो एंजाइम और वो बनेंगे ही नहीं तो हमारे ये सेल का जो, जैसे डीएनए पॉलीमरेज, अगर वो एंजाइम हमारा बना ही नहीं, जो हमारे उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे डीएनए पे है, तो हम फिर डीएनए का रेप्लिकेशन करेंगे ही नहीं, तो फिर ये आगे प्रोसेस होगा नहीं। तो ये एक जेनेटिक कंट्रोल प्रोसेस होगा, ठीक है। जैसे अब हम देखते हैं टाइम वेरिएशन कैसे ऑर्गेनिज टू ऑर्गेनिज, सेल टू सेल कैसे होता है। तो जो 24 आवर्स ह्यूमंस का होता है जिसमें से 95% 23 आवर्स जो होता है वो इंटरफेज होता है और 1 आवर जो होता है एम फेज होता है। डिवीजन प्रॉपर लास्ट फॉर ओनली अबाउट एन आवर। अगर आपसे पूछ सकता है कि ह्यूमन जो सेल होता है, ह्यूमन का जो सेल होता है वो ओवरऑल जो होता है एक्चुअल टाइमिंग फॉर द डिवीजन ऑफ सेल इज ओनली 1 आवर, बट द टोटल टाइम टेकिंग फॉर द डिवीजन इज 24 आवर्स, 23 आवर्स फॉर इंटरफेज एंड 1 आवर्स फॉर द एक्चुअल डिवीजन विच इज एम फेज। और ये जेनेटिक कंट्रोल होता है। तभी तो ये कहते हैं कि अगर हमारे सेल में जो ऑन्कोजेनिक जीन अगर एक्टिव होती है तो हमारा सेल जो होता है वो कैंसरस सेल में कन्वर्ट हो जाता है और वो इन कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी को लॉस कर देता है। तो हमारा बहुत ज़्यादा ट्यूमर सेल के फॉर्मेशन होने लगते हैं और बहुत खतरनाक होता है। कैंसर तो सबको पता है। जीवन फेज, अब जितने फेज हमने इंटरफेज में, जीवन एस इंटरफेज में जो हमने पढ़ा G1, S और G2, अब हम इसकी डिटेल स्टडी करते हैं। जीवन फेज,
जीवन फेज मतलब ग्रोथ फेज उसको कह सकते हैं, सबसे लॉन्गेस्ट फेज होता है। आपको पूछ सकता है कि इंटर फेज में जो 95% मोर देन 95% टाइम होता है, अगर आप इन तीनों में देखा जाए जीवन एस और G2 में, तो सबसे ज़्यादा टाइम किसके में होगा, तो वो जीवन में होगा। जीवन सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है। डिसीजन फॉर सेल डिवीजन, डिसीजन फॉर सेल डिवीजन मतलब अगर ये सेल है तो अगर वो इसको सेल डिवीजन में जाना है तो जीवन फेज में ही ये होगा कि ये आगे डिवीजन करने जाएगा या नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत जितने भी इंपॉर्टेंट एंजाइम होते हैं जैसे कि डीएनए पॉलीमरेज होगा, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड और भी जो ऑर्गेनेली होते हैं वो डुप्लीकेशन इसी फेज में होते हैं। तो अगर ये फेज में ये कोई प्रोसेस नहीं हुआ तो ये लगेगा कि हाँ अभी इस सेल को डिवीजन में नहीं जाना है। तो इसलिए कहते हैं ये डिसीजन फॉर द सेल डिवीजन, यही अगर इस सेल में हमारे ऑर्गेनेली डुप्लीकेट होना शुरू हो गए और हमारे डीएनए पॉलीमरेज और बहुत सारे एंजाइम जो डीएनए डुप्लीकेशन में हेल्प करते हैं, अगर वो उनके फॉर्मेशन होने लगे तो हम कहेंगे कि हाँ अब ये आगे सेल डिवीजन में जाएगा। ये मेटाबॉलिक एक्टिव होते हैं, ये जो सेल होता है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं, इसमें कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ब्रेक होते हैं, न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, बहुत सारे एंजाइम का फॉर्मेशन होता है, ये पूरा रिएक्शन इस सेल में चलती रहती है। ये रिस्पिरेशन भी करता है। जो जीवन का जो सेल होता है, जो सेल है जीवन फेज में, वो तो सारे वर्क करता है। ग्रो कंटिन्यूअसली, इसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो भी इंक्रीज करता है और मैक्सिमम ग्रोथ करता है। ठीक है, ये जो साइटोप्लाज्म इसकी मैक्सिमम, क्योंकि ये मोस्ट एक्टिव स्टेज होता है, इसमें बहुत सारे एंजाइम का फॉर्मेशन होता है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स का फॉर्मेशन होता है जिससे सेल की ग्रोथ होती है। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनेली डुप्लीकेट, ये जो लाइन है आपको, ये आपको एनसीईआरटी की समरी में मिलेगी कि किस फेज में सबसे ज्यादा ऑर्गेनेली डुप्लीकेट होते हैं, तो वो जीवन का फेज होता है मोस्ट। अगर आपसे यहाँ मोस्ट की जगह ऑल ऑफ द ऑर्गेनेली डुप्लीकेट इन द जीवन फेज, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगी। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनेली, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होगा और क्या बोलते हैं गोल्गी बॉडी हो गया, ये जो ऑर्गेनेली होते हैं वो G2 फेज में डुप्लीकेट होते हैं। ये तो इसलिए मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनेली। नो डीएनए रेप्लिकेशन, इसमें डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता। डीएनए का रेप्लिकेशन सिर्फ एक और एक फेज में होता है जो कि एस फेज में होता है, जो अभी हम पढ़ेंगे। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनेली डुप्लीकेशन, ये चीज़ अभी यहाँ पे कर दी, दो बार हो गए। न्यूक्लियोसाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, डीएनए पॉलीमरेज, एटीपी सिंथेसिस, सब कुछ इसमें होता है। जैसे अब न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड इस फेज में बन गया, फिर वो जा करके एस फेज में एक दूसरे से फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से जुड़ करके पूरा डीएनए का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये बनते यहाँ पे हैं उसके यूनिट्स, लेकिन डुप्लीकेट होते हैं, मतलब एक साथ अलाइन होकर के जो डुप्लीकेशन का प्रोसेस होता है वो एस फेज में होता है। इसमें प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। कुछ प्रोटीन जैसे हिस्टोन प्रोटीन हो गया वो एस फेज में बनती है, और ट्यूबुलिन प्रोटीन होता है G2 फेज में बनती है। ट्यूबुलिन प्रोटीन को एनसीईआरटी में डायरेक्ट मेंशन नहीं दिया, लेकिन इसमें लिखा कि जो प्रोटीन सेल डिवीजन में हेल्प करती हैं वो प्रोटीन जो होती है वो G2 फेज में फॉर्म होती है। तो ट्यूबुलिन प्रोटीन ही जो होती है, क्योंकि स्पिंडल फाइबर ही हमारा सेल डिवीजन में हेल्प करता है, तो इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं वो प्रोटीन हो गई ट्यूबुलिन प्रोटीन, और वो G2 फेज में होती है। और ये एनसीईआरटी की लाइन है। तो जीवन फेज में हो गया कि सबसे लॉन्गेस्ट फेज होता है, डिसीजन फॉर द सेल डिवीजन होता है, मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, ग्रो कॉन्टिन्यूअसली, मैक्सिमम ग्रोथ उसमें होती है। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनेली डुप्लीकेट होते हैं, नो डीएनए रेप्लिकेशन होता है। मोस्ट न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड, डीएनए पॉलीमरेज, एटीपी, आरएनए पॉलीमरेज, सारे एंजाइम का प्रोटीन का सिंथेसिस इसमें होता है, कुछ एक्सेप्ट हिस्टोन और ट्यूबुलिन प्रोटीन। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फेज की। जैसे जीवन के बाद एस आता है, फिर G2 आएगा, फिर M आएगा, तो अब बारी है एस फेज की। इसमें डीएनए का रेप्लिकेशन होता है इन द न्यूक्लियस। ठीक है, अब हम यहाँ जो ये सेल साइकिल, सेल डिवीजन, हम टिपिकल यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में जो जैसे मतलब अब हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया, तो उसमें माइटोसिस नहीं होता है, माइटोसिस एक प्रोसेस होता है जिसमें क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन ही नहीं होता है, तो वो एक अलग प्रोसेस है, वो जब हम आगे फर्दर वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे। तो ये डीएनए रिप्लिकेशन इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर ये सेल है, इसके अंदर डीएनए का रिप्लिकेशन हो गया, और हिस्टोन प्रोटीन का भी सिंथेसिस हो गया, क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन आगे कंडेंसेशन करने में इसका काम आएगी। क्रोमैटिन डुप्लीकेट होगी, जाहिर सी बात है डीएनए को ही हम आगे जब वो फर्दर कंडेंस होती है तो क्रोमैटिन कहते हैं, और कंडेंस होती है क्रोमोसोम्स का फॉर्म ले लेती है। सेंट्रियोल डुप्लीकेट इन द साइटोप्लाज्म, आपको ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो सेंट्रियोल होता है, जो अगर बहुत ध्यान से जिन्होंने सेल साइकिल, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ लिया होगा, तो उन्हें पता होगा कि सेंट्रियोल जो होता है एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। तो अब जो सेंट्रियोल होता है वो हमारा साइटोप्लाज्म में होता है, तो इसका डुप्लीकेशन साइटोप्लाज्म में होता है, लेकिन जो डीएनए का जो न्यूक्लियस में जो डीएनए होगा तो वो तो न्यूक्लियस में होगा, तो उसका रेप्लिकेशन डुप्लीकेशन जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, और साइटोप्लाज्म में सेंट्रियोल का होता है।
इन द एस फेज अमाउंट ऑफ डीएनए डबल बट द क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम। इस पॉइंट पे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। जैसे कि अब देखो, जैसे ये हमारा सेल है, इसके पास 46 क्रोमोसोम्स थे, तो एस फेज के बाद, अब ये एस फेज के बाद भी इसके पास 46 क्रोमोसोम होंगे, बट जो डीएनए का अमाउंट हो जाएगा वो 2C हो जाएगा। अगर यहाँ पे C था, ये तो क्रोमोसोम, अगर यहाँ पे C था तो वो 2C हो जाएगा। लेकिन जो क्रोमोसोम, जैसे ये पहले ये क्रोमोसोम्स था, अब ये क्रोमोसोम्स एक ही रहेगा, लेकिन इसमें 2 क्रोमैटिड हो जाएंगी, जो कि बाद में ऐसे ऐसे बन जाती हैं, जिसे हम सिस्टर क्रोमैटिड करेंगे। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है वो एक क्रोमोसोम्स का ही रहता है। तो इसमें डीएनए डबल हो जाते हैं बट क्रोमोसोम नंबर रिमेन द सेम होते हैं। तो अगर कहता है कि अगर हमारे बॉडी के सेल में, अगर एक ह्यूमन का सेल, अगर उसके पास 46 क्रोमोसोम्स है, तो एस फेज के बाद उसके पास कितने क्रोमोसोम्स होंगे, तो तब भी उसके पास 46 क्रोमोसोम्स होंगे। लेकिन अगर उसे कह दिया कि अगर हमारे पास 2C डीएनए हुआ तो एस फेज के बाद 4C डीएनए हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डीएनए डबल हो जाता है बट क्रोमोसोम का नंबर सेम होता है। अब हम लास्ट फेज की बात करते हैं, वो है G2 फेज। G2 फेज, G1 हो गया, S हो गया, G2 हो गया और इंटरफेज कंप्लीट हो गया। G2 फेज में जो होता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी बॉडी डुप्लीकेट होते हैं। क्योंकि हमने G1 फेज में पढ़ा था कि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनेली डुप्लीकेट होते हैं G1 फेज में। G2 फेज में माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट डुप्लीकेट होते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ माइटोसिस, ये एनसीईआरटी की लाइन है कि माइटोसिस, जो माइटोसिस होता है, जो डीएनए मतलब एक सेल 2 सेल में डिवाइड हो जाता है, तो उसके प्रोटीन की जो सिंथेसिस होती है, हम कह सकते हैं स्पिंडल फाइबर, वो एक ट्यूबुलिन प्रोटीन होती है, वो उसका सिंथेसिस जो होता है वो G2 फेज में होता है। और सेल ग्रोथ कंटिन्यूअस होती है। सेल ग्रोथ G1 में भी होती है, एस फेज में होती है और G2 फेज में भी होती है। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो इंटरफेज तो कंप्लीट हो गया कि G1 S G2। G1 फेज सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है। एस फेज जो होता है सिंथेसिस फेज होता है, क्योंकि इसमें डीएनए डबल होता है। और G2 फेज में भी कुछ ऑर्गेनेली का डुप्लीकेट होता है, कुछ प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है और सेल की ग्रोथ इसमें भी होती है। G1 और S G2, जैसे अब ये G1 हो गया, जैसे हम बताते हैं, ये हो गया G1 फेज, ये हो गया S फेज, ये हो गया G2 फेज और ये हो गया M फेज। ठीक है, M फेज में भी ये कैरियोकाइनेसिस, ये साइटोकाइनेसिस, ये हो गया। अब G1 फेज में एक और फेज होता है जिसे हम कहते हैं G0 फेज, क्वोशिएंट स्टेज, इनएक्टिव स्टेज। सम सेल एग्जिस्ट G1 फेज, मतलब कुछ सेल ऐसे होते हैं जो G1 से निकल जाते हैं, एग्जिट कर जाते हैं, तो वो सेल कहलाते हैं G0 फेज, जिसे हम इनएक्टिव स्टेज भी कह सकते हैं या क्वोशिएंट स्टेज भी कह सकते हैं। ये जो सेल होता है मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है। अगर आपसे ये कह दे कि अगर कोई जो सेल है जो G1 से एग्जिट हो गया है, तो क्या वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा, क्या वो सारे अपने अंदर के जो केमिकल रिएक्शन को वो परफॉर्म करते रहेगा, तो वो सब कुछ करता है, बस उसमें डीएनए मतलब सेल डिवीजन नहीं होता है। वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, उसमें एनाबॉलिक कैटाबॉलिक प्रोसेस होते रहेगा, उसके अंदर एंजाइम भी फॉर्मेशन होते रहेंगे, बस उसमें सेल डिवीजन नहीं होगा। तो सम सेल एग्जिस्ट G1, मतलब G1 से वो निकल जाते हैं, जिसे हम G0 क्वोशिएंट और इनएक्टिव स्टेज भी कह सकते हैं। तो वो कहाँ से एग्जिट होते हैं, G1 से, ये भी याद करना है। मेटाबॉलिक एक्टिव बट डू नॉट शो डिवीजन, उसमें डिवीजन नहीं होता, जिसमें हार्ट सेल और नर्व सेल आते हैं। हार्ट सेल और नर्व सेल जो होते हैं वो G0 स्टेज में होते हैं। जब हमारा हार्ट के कुछ सेल डैमेज हो जाते हैं या डेड हो जाते हैं, तो वो जो G0 के जो सेल होते हैं, जो इनएक्टिव होते हैं, मतलब इनएक्टिव इन द सेल डिवीजन होते हैं, वो दोबारा G1 साइकिल में एंट्री कर लेते हैं। एग्जिट किए तब वो एंट्री कर करके फिर वो सेल डिवीजन में आ जाते हैं और फिर वहाँ पे जो डैमेज सेल होते हैं उनका फॉर्मेशन कर देते हैं। तो स्पेशलाइज डिफरेंशिएटेड होते हैं, मतलब कुछ स्पेशल तरीके की, जब ज़रूरत होगी तो वो काम में आ जाएंगे और नहीं होगी तो वो बाहर रहेंगे, लेकिन एक्टिव रहेंगे, लिविंग रहेंगे। डू नॉट प्रोलिफरेटेड, मतलब उसमें कोई सेल डिवीजन नहीं होगा। अनलेस कॉल ऑन टू डू, जब तक उन्हें कहा नहीं जाएगा कि हाँ हमें चोट लग गई है, हमें तुम्हारी ज़रूरत है, तुम फिर से और हमारे लिए एक सेल का फॉर्मेशन कर दो, ताकि हमारा जो इंजरी में जो डैमेज सेल की प्लेसेस है वो फिर से फुलफिल हो जाए। सो सेल इंजरी, सेल डेथ, जब सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट होती है, तो ये G0 सेल ही जो होते हैं, जो कि एक परमानेंट सेल में कन्वर्ट हुए रहते हैं, वही दोबारा एक्टिव हो जाते हैं और फिर सेकेंडरी ग्रोथ करवाने लगते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज है कि G0 फेज जो होती है वो एग्जिट कहाँ से होती है, G1 से। ये मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं। अगर कोई कह दे G0 फेज जो होती है वो तो सेल डिवीजन में, तो क्या वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होगी? जब उसकी ज़रूरत होगी तो वो सेल डिवीजन में आ जाएगी, जब कहा जाएगा उसे करने को। तो एक स्पेशलाइज डिफरेंशिएटेड होते हैं, क्योंकि जब स्पेशल है, जब कहोगे तो आ जाएंगे, नहीं ज़रूरत होगी तो चले जाएंगे। तो ये G0 हो गया। इसके बाद जो हम अगला वीडियो में पढ़ेंगे वो होगा M फेज। M फेज पे हम थोड़ी सी बता देते हैं, ये बहुत ज़्यादा
मतलब डिफरेंट कहते हैं बहुत इम्पॉर्टेंट फेज होता है और बहुत ज़्यादा मतलब इफ़िशियंसी मतलब एक्यूरेसी इस पे बहुत होनी चाहिए इस एम फेज़ में। होता क्या है कि इसमें हम एक्चुअल में जो सेल का डीएनए होता है वो डिवाइड होगा। जो एम फेज़ होता है इसमें कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस और अगर हमारा डीएनए सही नहीं डिवाइड होता या हमारे ऑर्गेनेली सही नहीं डिवाइड होंगे तो वो सेल जो होगा वो सेल सही नहीं होगा। किसी में अगर डबल क्रोमोसोम, अनियोप्लाइडी, पॉलीप्लाइडी ये जब आप पढ़ेंगे आगे जा करके तो अगर एन्यूप्लाइडी मतलब अगर एक क्रोमोसोम का सेट एक्स्ट्रा एक सेल में चला जाता है तो वो बहुत सारे डिसीज़ का फॉर्मेशन कर देता है, बहुत सारे सिंड्रोम फॉर्म हो जाएंगे। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है, तो जो कि हम आगे फर्दर स्टडी करेंगे। सेल साइकिल और सेल डिवीज़न जो चैप्टर हमने शुरू कर दिया उसमें हमने एक वीडियो कवर कर लिया। उस वीडियो में हमने इंटरफेस के बारे में डिटेल स्टडी की थी। हमें पता है सेल जब डिवाइड होता है उसमें दो फेज़ आते हैं, एक होता है इंटरफेज़ और एक होता है एम फेज़। इंटरफेज़ जो होता है वो 95% टाइम रिक्वायर्ड होता है और जो एम फेज़ होता है वो 5% होता है और जो एम फेज़ होता है उसी में ही मेन सेल डिवीज़न होता है। तो आज हम एम फेज़ की डिटेल स्टडी करेंगे। एम फेज जो होता है वो 5% ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल होता है। कितना परसेंट? 5%। आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि एम फेज और इंटर फेज में किसका ड्यूरेशन सबसे ज़्यादा होता है, तो एम फेज का ड्यूरेशन सबसे कम होता है और इंटर फेज का ड्यूरेशन ज़्यादा होता है। एम फेज कितना परसेंट एक्वायर करता है? 5%। 5% ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल, मोस्ट ड्रामेटिक फेज ऑफ द सेल साइकिल। ऐसा क्यों कहा जाता है कि ये बहुत ड्रामेटिकल फेज होता है सेल साइकिल का? क्योंकि मेजर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्चुअली ऑल द कंपोनेंट ऑफ द सेल अकर, इसलिए इसको मोस्ट ड्रामेटिकली कहा जाता है क्योंकि इसी में हमारा क्रोमोसोम का डिवीज़न होता है। मतलब एक सेल जिसमें डबल क्रोमोसोम्स नंबर आ जाते हैं, डबल डीएनए हो जाते हैं, वो दो सेल में इक्वली डिवाइड होते हैं। ऑर्गेनली जो दो हो जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया जो डबल हो गया है, गोल्गी बॉडी जो डबल हो गया है, वो दो सेल में, दो डॉटर सेल में डिवाइड होते हैं। तो इसलिए ये बहुत ड्रामेटिकली होता है। अगर एक में भी थोड़ी सी भी दिक्कत हुई तो बहुत ज़्यादा सेल में डिसीज़ हो सकती है और सेल अबनॉर्मल हो सकता है। तो ये ड्रामेटिकली फेज़ होता है। इसमें एम फेज़ में दो फेज़ होते हैं। जैसे ये एम फेज़ है, जैसे इंटर फेज़ में G1 S और G2 होता है, उसी तरीके से एम फेज़ में कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में हमारा न्यूक्लियस डिवाइड होता है और साइटोकाइनेसिस में हमारा साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। तो वही चीज़ें कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। तो आपसे पूछ सकता है एम फेज़ में क्या क्या होता है। उस एम फेज़ में दो चीज़ें होती है, पहले कैरियोकाइनेसिस आता है जिसमें हमारा न्यूक्लियस का डिवीज़न होता है, उसके बाद साइटोकाइनेसिस आता है जिसमें हमारा साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होता है। प्रोग्रेसिव प्रोसेस होता है, मतलब एक के बाद एक प्रोसेस होते रहते हैं। जो मतलब एम फेज़ होता है उसमें जब हम देखते हैं तो एक के बाद एक फेज़ होते रहता है। इसमें नो क्लियर कट लाइंस बिटवीन प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। जैसे कि जब हम कैरियोकाइनेसिस पढ़ते हैं तो कैरियोकाइनेसिस में 4 फेजेस होते हैं। एक होता है प्रोफेज, एक होता है मेटाफेज, एक होता है एनाफेज, एक होता है टीलोफेज। इसमें ये नहीं हमें डिफाइन होता कि कब प्रोफेज खत्म हुआ, कब एनाफेज शुरू हुआ, कब मेटाफेज शुरू हुआ, कब मेटाफेज खत्म हुआ, एनाफेज शुरू हुआ। तो क्लियर कट लाइन नहीं होती है। तो आपसे यहाँ पे एक टाइप से क्वेश्चन या स्टेटमेंट पास कर सकता है कि क्या क्लियर कट डिवीजन होता है मतलब प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज में। तो अगर आपने एनसीईआरटी की लाइन में डिटेल स्टडी नहीं की है तो आपको लगेगा क्लियर कट डिवीजन होगा तभी तो प्रोफेज आता है, उसके बाद मेटाफेज आता है। इसको बस एक डिफाइन कर लिया गया है, लेकिन कोई क्लियर कट डिवीजन नहीं कि कब खत्म हुआ, कब शुरू हुआ। तो प्रोग्रेसिव प्रोसेस होता है, एक के बाद एक प्रोसेस होता है। नो क्लियर कट लाइंस बिटवीन प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। अब हम जो कैरियोकाइनेसिस जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, अब उसमें जो प्रोफेज होता है उसके बारे में हम डिटेल स्टडी करने जा रहे हैं। प्रोफेज होता यह है कि जो हमारा पेरेंट सेल होता है, जैसे ये हमारा पेरेंट सेल है, इसमें ये जाता पहले G1 में, फिर S में, फिर G2 में। G2 में ये इतना कहला गया इंटरफेस, ये कहलाएगा इंटरफेस। ये हो गया जो कि 95% हमारा टाइम टेकिंग किया रहता है, मोर देन 95%। तो ये हो गया। अब शुरू होती है एम फेज की बारी। एम फेज में सबसे पहले आता प्रोफेज, प्रोफेज उसके बाद मेटाफेज, उसके बाद एनाफेज, उसके बाद टीलोफेज हो गया। तो ये एक पूरा सीक्वेंस फॉलो होता है। तो प्रोफेज जो होता है वो S एंड G2 को फॉलो करता है। S हो गया, G2 हो गया, उसके बाद प्रोफेज की शुरुआत हुई। In the S and G2 phase, the new DNA molecules form
आर नॉट बी डिस्टिंक्ट बट इंटरवाइंड। जो हमारा ये सेल होता है, जब इसमें एस फेज में डीएनए डबल हो जाता है, जैसे ये हमारा न्यूक्लियस हुआ, तो ये जब इसमें इसका न्यूक्लियस डबल हो जाता है, तो ये जो न्यूक्लियस डबल हुआ वो डिस्टिंक्ट नहीं होता है, हम पहचान नहीं पाएंगे कि ये मतलब इसमें दो डीएनए है, एक पुराना वाला एक नया वाला है, तो ये इंटरवाइंड होते, एक दूसरे में उलझे होते। मतलब ये अगर ये डीएनए है, अगर इसमें जो डीएनए ये डबल होने के बाद भी इसी तरीके से दिखता है, लगेगा नहीं कि डबल हुआ है कि नहीं हुआ है, और कौन सा पुराना कौन सा नहीं, एकदम हमें नहीं डिफरेंस क्रिएट होगा। तो वो क्योंकि वो एक दूसरे में इंटरवाइंड होते हैं, एक दूसरे एकदम ऐसा बजे हुए होते हैं, एक ऊपर एक ऐसे रहता है। तो फिर जो प्रोफेज होता है उसमें होता क्या कि कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है, कि जो ये धागे हैं, जो एक क्रोमैटिन है, वो धीरे धीरे एक साथ कंडेंस हो जाता होने लगते हैं, एक स्ट्रक्चर में बनने लगते हैं, ऐसे धीरे धीरे कंडेंस होना वो स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये धागे, ताकि वो अपना एक क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर फॉर्म कर सके, तो इनिशिएशन ऑफ द कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोजोम स्टार्ट होता है। तो प्रोफेज में आपसे पूछ सकता है कि जो कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमोजोम जो स्टार्ट होता है, जिसमें क्रोमैटिन क्रोमोजोम में कन्वर्ट होती है, वो किस फेज से कन्वर्ट होती है, तो वो होता प्रोफेज। प्रोफेज में क्रोमैटिन जो होती है वो क्रोमोजोम में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। ये क्रोमैटिन होता है कंडेंस, और कंडेंस को हम कह सकते हैं अनटेंगल्ड, मतलब जो उलझी हुई चीज़ें रहती है, उलझा हुआ धागा होता है डीएनए का, वो सुलझने लगता है, सुलझ करके वो क्रोमोजोम का फॉर्मेशन करने लगता है। तो आपसे ये कह सकते हैं, अगर क्या कोई भी सेल में हमें क्रोमोजोम कब देखने को मिलेगा, हमें क्रोमोजोम उसमें देखने को तब मिलेगा जब कभी भी सेल में सेल डिवीजन होगा। अदरवाइज अगर नॉर्मल सेल है तो उसमें हमें क्रोमोजोम कभी दिखेगा ही नहीं, हमेशा हमें क्रोमैटिन दिखता है। तो अगर सेल डिवीजन परफॉर्म करता है तब क्रोमैटिन कंडेंसेशन में आता है और क्रोमोजोम का फॉर्मेशन करता है। तो जब एंड हो जाता है, by the end of the prophase became compact chromosome। जो क्रोमैटिन होता है वो एक मतलब जैसे ये क्रोमैटिन है, धागा है, वो एक क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है। ठीक है, ये एक क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेगा। ईच क्रोमोजोम हैव्स टू सिस्टर क्रोमैटिड हेल्ड एट द सेंट्रोमियर। कहने का मतलब है कि ये हमारा क्रोमोजोम है, इसमें दो, ये एक क्रोमोजोम है, ये दो सिस्टर क्रोमैटिड है, टू सिस्टर क्रोमैटिड। एक क्रोमोजोम है ये, और ये टू सिस्टर क्रोमैटिड है। अब ये क्वेश्चन आता है कि इसके पास टू सिस्टर क्रोमैटिड है। होता ये है कि जैसे जब हमारा एस फेज में डीएनए डबल होता है, तो एक डीएनए ये होता है, एक इसकी कॉपी होती है, क्योंकि ये इसी की एक कॉपी से ये दूसरा बना होता है, तो इसलिए सिस्टर क्रोमैटिड कहते हैं, क्योंकि दोनों का जो डीएनए होता है वो सेम होता है। तो ये कॉपी हुई, तो इसलिए टू सिस्टर क्रोमैटिड होते हैं और एक क्रोमोजोम्स होते हैं। इसीलिए एस फेज के बाद जो G2 फेज आता है उसमें क्रोमोजोम का नंबर तो वो डीएनए का अमाउंट डबल हो जाता है, लेकिन क्रोमोजोम अभी भी सेम रहता है, क्योंकि ये अभी भी एक ही क्रोमोजोम है। बस एक क्रोमैटिड जो नॉर्मली बनता था, अब वो दो क्रोमैटिड बनने लगा है, दो सिस्टर क्रोमैटिड बनने लगा, लेकिन अभी भी स्ट्रक्चर तो एक ही है, एक ही सेंट्रोमियर है, इसमें भी एक ही सेंट्रोमियर है, लेकिन दो क्रोमैटिड हो गया है, क्योंकि हमारा डीएनए जो का अमाउंट है वो डबल हो गया है। तो सेंट्रोमियर डुप्लीकेट ड्यूरिंग द एस फेज, सेंट्रोसोम डुप्लीकेट ड्यूरिंग द एस फेज, मूव टुवर्ड द अपोजिट पोल एंड फॉर्म द स्पिंडल फाइबर। होता ये है कि जो हमारा ये सेल होता है, ठीक है, जो हमारा मतलब एस फेज होता है, एस फेज में हमारा डीएनए और सेंट्रोसोम डुप्लीकेट होता है। ये सेंट्रोसोम जो होता है वो यहाँ पे अपोजिट ऑफ द पोल मूव करता है। ये सेंट्रोसोम हो गया दोनों, ये स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करता है। ये एक सेंट्रोसोम है, एक दूसरा सेंट्रोसोम है, ये दो सेंट्रोसोम है, और ये दोनों स्पिंडल फाइबर, ये स्पिंडल फाइबर होते हैं जो कि पॉलीमर होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल के। तो ये होता है सेंट्रोसोम जो डुप्लीकेट हुआ ड्यूरिंग द एस फेज। सेंट्रोसोम कब डुप्लीकेट होता है? एस फेज में डुप्लीकेट होता है, और ये मूव करेगा अपोजिट पोल पे एट द फेज ऑफ प्रोफेज। प्रोफेज में ये अपोजिट पोल पे मूव करता है, और ये कब डबल डुप्लीकेट होता है? एस फेज में ये डुप्लीकेट होता है। तो कहता है सेंट्रोसोम डुप्लीकेट ड्यूरिंग एस फेज, मूव टूवर्ड अपोजिट पोल, मतलब एक दूसरे के अपोजिट पोल पे ये मूव करता है और स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करता है। ईच सेंट्रोसोम रेडिएट आउट माइक्रोट्यूब्यूल। ये सेंट्रोसोम होता है, ये ऐसे से माइक्रोट्यूब्यूल निकालता है, ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल निकालता है, कॉल्ड आस्टर। ये इसको एक आस्टर बोलते हैं, और टू आस्टर प्लस स्पिंडल फाइबर ये पूरा माइटोटिक एपरेटस बना देता है। होता ये है कि दो सेंट्रियोल होते हैं, ये माइक्रोट्यूब्यूल अपने मतलब निकालते, स्प्रेड करते हैं, रेडिएट आउट करते हैं, तो ये माइक्रोट्यूब्यूल हो गया। ये एक आस्टर की तरह
बनाते हैं तो ये आस्टर का फॉर्मेशन कर दिया, प्लस कुछ स्पिंडल फाइबर बनाते हैं, ये पॉलीमर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल होता है, और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं माइटोटिक स्पिंडल अपैरेटस। तो आपसे ये पूछ सकता है कि क्या प्लांट सेल में माइटोटिक स्पिंडल अपैरेटस का फॉर्मेशन होता है? तो नहीं होता, क्योंकि प्लांट सेल में सेंट्रोसोम एब्सेंट होता है। जब सेंट्रोसोम ही नहीं होगा तो आस्टर का फॉर्मेशन मतलब माइक्रोट्यूब्यूल का फॉर्मेशन ही नहीं होगा, और जब माइक्रोट्यूब्यूल का फॉर्मेशन नहीं होगा तो ये अपैरेटस उसमें बनेगा नहीं। तो वही कहते हैं प्लांट सेल नो सेंट्रोसोम नो आस्टर फॉर्मेशन टेक प्लेस। तो ये होता दो सेंट्रोसोम होते हैं, इसमें माइक्रोट्यूब्यूल स्प्रेड होते हैं, एक स्ट्रक्चर ये आस्टर लाइक स्टार लाइक बनता है, और ये पॉलीमर स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है, और ये पूरा आपस में मिल करके एक अपैरेटस बना देते हैं। इस अपैरेटस को हम कहते हैं माइटोटिक स्पिंडल अपैरेटस। सेल एट द एंड ऑफ द प्रोफेज, जब हम उसको अंडर माइक्रोस्कोप देखते हैं कि क्या क्या उसमें है प्रोफेज के एंड में, तो हमें इसमें दिखता है कि जो गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस और न्यूक्लियर एनवलप दिखते नहीं हैं। जब ये दिख नहीं रहे हैं, जो गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुआ या न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस जो होता है, ये डिसअपियर हो जाते हैं। मतलब जो हमारा क्रोमोसोम्स में न्यूक्लियस का जो और क्रोमोसोम्स का मटेरियल होता है वो इतना ज़्यादा, साइटोप्लाज्म का जो मटेरियल हो जाता है इतना ज़्यादा कंडेंस हो जाता है, थोड़ा थिक हो जाता है कि ये सब ना उसमें डिसअपियर हो जाते हैं। कोई चीज़ अगर गाढ़ी हो जाती है उसमें हम कोई चीज़ डालते हैं तो वो छुप जाती है, तो ये ख़त्म नहीं हुए रहते, ऐसा ये गायब नहीं हुए रहते, ये उसमें छुप जाते हैं। आप अगर तुम सोचो, अगर एक सेल है उसमें दो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गए, गोल्गी बॉडी हो गई, तो अगर दो गोल्गी बॉडी होगी तो अगर जब सेल डिवीज़न में आगे बढ़ेगा तो अगर ये छुप गए या अगर ये गायब हो जाते हैं तो फिर आगे चल के सेल में जो टीलोफेज में ये फॉर्म कैसे होते? तो ये छुपते नहीं है। जो हमारा साइटोप्लाज्म का मटेरियल होता है, जो डीएनए का मटेरियल हो जाता है, वो इतना ज़्यादा थिक हो जाता है कि उसमें गायब हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं। तो गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस उसमें डिसअपियर हो जाते हैं, और जो न्यूक्लियर एनवलप हो जाता है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है, मतलब ये खत्म हो जाता है। जब ये खत्म हो जाता है तो इसका बाद में फॉर्मेशन जो होता है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है, जो कि बहुत है, मेंशन नहीं है तो हम बता दे रहे हैं आपको। तो गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियोलस ये डिसअपियर हो जाते हैं, और न्यूक्लियर एनवलप जो होता है वो पूरी तरीके से डिसइंटीग्रेट हो जाता है। फिर बाद में ये टीलोफेज में फॉर्म होता है। तो अब हम बात करते हैं प्रोफेज का, हमारा खत्म हो गया। इसमें क्या होता है? इसमें कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स आता है, सेंट्रोसोम जो होता है अपोजिट पोल पे मूव करते हैं, और आस्टर प्लस स्पिंडल फाइबर मिल करके माइटोटिक स्पिंडल अपैरेटस का फॉर्मेशन करते हैं। अब हम आपसे पूछते हैं जो क्वेश्चन प्रोफेज से बनता है कि कंडेंसेशन स्टार्ट कहाँ से हुआ? प्रोफेज हुआ। वो कौन सा फेज है जिसमें सेंट्रोसोम अपोजिट टू द पोल मूव करते हैं? वो है प्रोफेज। और किसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी और न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाते हैं, तो वो प्रोफेज हुआ। इससे ज़्यादा आपसे कोई क्वेश्चन उसमें से नहीं बनेगा। अब दूसरा फेज जो है वो मेटाफेज है। अब हम बात करते हैं मेटाफेज की। जो मेटाफेज होता है उसमें कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवलप मार्क द स्टार्ट ऑफ द सेकेंड फेज ऑफ द माइटोसिस। जब ये न्यूक्लियस हुआ, जब ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है, न्यूक्लियर एनवलप जो होता है, ये कंप्लीटली खत्म हो जाएगा और हमारा जो क्रोमोसोम होता है वो साइटोप्लाज्म में आ जाए, तो समझ लेना कि मेटाफेज की स्टार्टिंग हो गई है और प्रोफेज का डी एंड हो गया है। द कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवलप, ये पूरा खत्म हो जाए, मार्क्स द स्टार्ट ऑफ द सेकेंड फेज ऑफ माइटोसिस, जिसे हम कहते हैं मेटाफेज। द क्रोमोसोम आर स्प्रेड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। वही चीज जब ये पूरा खत्म हो जाएगा और साइटोप्लाज्म में क्रोमोसोम आ जाएंगे तो समझो कि मेटाफेज की शुरुआत होगी। कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड। प्रोफेज से शुरू होता है और मेटाफेज तक कंप्लीट हो जाता है, तो इसका मतलब स्टार्टिंग कंडेंसेशन की प्रोफेज से हो जाती है और मेटाफेज तक वो चलती रहती है। कंप्लीटेड इन मेटाफेज, प्रोफेज से शुरू होती है और मेटाफेज में कंप्लीट हो जाती है कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमोसोम में, मतलब क्रोमैटिन से कंडेंस होकर क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है। ऑब्जर्व क्लियरली अंडर द माइक्रोस्कोप। अगर आपको क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी को बहुत अच्छे से पढ़ना है तो आप प्रोफेज की जगह मेटाफेज का स्ट्रक्चर, मतलब मेटाफेज स्टेज ही प्रिफर करेंगे, क्योंकि उसमें कंडेंसेशन कंप्लीट हो जाता है, बहुत अच्छे से उसकी मॉर्फोलॉजी फॉर्म हो जाती है, किसकी? क्रोमोसोम की। तो आपको क्रोमोसोम इजीली विजिबल हो जाएगा मेटाफेज में। मॉर्फोलॉजी बेस्ट स्टडीड, तो आपसे अगर एक क्वेश्चन नीट में बनता है कि विच स्टेज विच यू प्रेफर फॉर द स्टडी ऑफ द क्रोमोसोम, विच इज मेटाफेज। मेटाफेज इज द स्टेज जिसमें क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी बहुत अच्छे से विजिबल होती है। क्रोमोसोम में दो सिस्टर क्रोमैटिड होते हैं जो कि सेंट्रोमियर से हेल्ड होते हैं। जैसे ये हमारा सेंट्रोमियर हो गया, इसमें दो क्रोमोसोम की सिस्टर क्रोमैटिड हो गई, और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। क्रोमोसोम हो गया, ये हमारा सेंट्रोमियर हो गया, ये हमारी दो सिस्टर क्रोमैटिड हो गई।
जिसके अंदर हमारा ये डीएनए मटेरियल है जो कि डबल है, एस फेज में हुआ है। क्रोमोसोम टू सिस्टर क्रोमैटिड हेल्ड बाय द सेंट्रोमियर। स्पिंडल फाइबर अटैच टू द काइनेटोकोर। काइनेटोकोर होता ये है कि हमारा ये क्रोमोसोम है, ठीक है, इसके साइड में एक डिस्क शेप की प्रोटीनियस स्ट्रक्चर होती है जिसे बनाने वाला स्पिंडल फाइबर होता है, और स्पिंडल फाइबर आकर के इससे अटैच होता है। ये स्पिंडल फाइबर से बनी होती है, और जो हमारा सेंट्रियोल होता है ये स्पिंडल फाइबर जो बनाता है दोनों साइड से, वो इसी पे आकर के अटैच होती है। तो स्पिंडल फाइबर अटैच टू द काइनेटोकोर। काइनेटोकोर स्मॉल डिस्क शेप सरफेस ऑफ द सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर के सरफेस पे डिस्क शेप काइनेटोकोर उसे कहेंगे। वन क्रोमोसोम टू सिस्टर क्रोमैटिड टू काइनेटोकोर। देखो होता ये है कि हमारा ये क्रोमोसोम है, सॉरी ये हमारा सेल है। सेल में ये हमारा इक्वेटर होता है और ये पोल होता है, ठीक है। इक्वेटर पे जो हमारा क्रोमोसोम्स होता है वो इस तरीके से कंडेंस होकर के एक क्रोमोसोमिक मेटाफेजिक प्लेट बनाता है, ठीक है, ठीक है। तो इस क्रोमोसोम के इस साइड और इस साइड दो काइनेटोकोर होती है, और ये हमारा सेंट्रियोल होता है, यहाँ सेंट्रियोल होता है, और ये हमारे स्पिंडल फाइबर इससे निकले रहते हैं। ये इस काइनेटोकोर से आकर के अटैच होते हैं, और इस काइनेटोकोर को बनाने वाला ही स्पिंडल फाइबर होता है। और इस पूरे जो एक प्लेन बनता है इसे मेटाफेजिक प्लेट कहते हैं। तो काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर इससे आकर के अटैच होता है। स्मॉल डिस्क शेप होती है, सरफेस ऑफ द सेंट्रोमियर होती है। एक क्रोमोसोम पे दो क्रोमैटिड्स होता है और दो काइनेटोकोर होती है, क्योंकि दोनों साइड से होती है। तो ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम्स होता है। अगर आपसे कहे काइनेटोकोर कितनी होगी तो 92। काइनेटोकोर सर्व एज द साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ अ स्पिंडल फाइबर। ये देखो यही तो, ये दोनों हमारा सेंट्रियोल हो गया, सेंट्रोसोम हो गया, इससे हमारा स्पिंडल फाइबर जो होता है वो रेडिएट हुआ है और वो आकर के हमारे काइनेटोकोर पे अटैच हुआ है। तो काइनेटोकोर सर्व एज द साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द फाइबर फॉर्म बाय द स्पिंडल फाइबर। काइनेटोकोर बनता भी स्पिंडल फाइबर से है और स्पिंडल फाइबर आकर के इस पे अटैच होते हैं। एक बार फिर से हम आपको इसका डायग्राम ऐसे करके बता दे रहे हैं। ये हमारा एक क्रोमोसोम है, ठीक है, ऐसी मान लो 46 क्रोमोसोम अलाइन है एक पूरी लाइन पे। ये हमारा एक क्रोमोसोम है, इसके दोनों साइड पे हमें काइनेटोकोर दिखते हैं। ये हमारा सेंट्रियोल है, इसमें से स्पिंडल फाइबर रेडिएट हुए हैं। ये स्पिंडल फाइबर आकर के इस काइनेटोकोर से दोनों साइड से लेते हैं और इसको स्टेबिलिटी दे करके एक इक्वेटर प्लेट पे अलाइन कर देते हैं। इसको मैंने उठा के ऐसे रख दिया है ताकि आपको ईजिली विजिबल हो। तो ये होता मेटाफेज। मेटाफेज में होता क्या है कि इसमें कंप्लीट डिसइंटीग्रेट हो जाती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म के जो क्रोमोसोम होते हैं वो साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं, और काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर जा करके अटैच हो जाता है, और सारे जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो इक्वेटर प्लेट या मेटाफेजिक प्लेट में अलाइन हो जाते हैं। मेटाफेज इज कैरेक्टराइज बाय द ऑल द क्रोमोसोम लाई एज इक्वेटर। जो अभी हमने बता दिया कि ये हमारा सेल है, इस पे ऐसे सारे क्रोमोसोम आकर के अलाइन हो जाते हैं। One chromatid of each chromosome connected by the kinetochore to the spindle fiber from one pole। ये तो हमें बता दिया कि ये हमारी काइनेटोकोर होती है, ये हमारा स्पिंडल फाइबर यहाँ से रेडिएट हुआ आता है। तो एक काइनेटोकोर एक पोल से अटैच होता है, और इस प्लेन को हम कहते हैं मेटाफेजिक प्लेट। और ये जो प्लेट होती है ये पूरी जो इक्वेटर पे अलाइन होती है उसे मेटाफेजिक प्लेट कहते हैं। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है, मेटाफेजिक प्लेट जो होती है वो कहाँ किस फेज में फॉर्म होती है? मेटाफेज में फॉर्म होती है। एक तो नाम से ही पता चलता है वो कहाँ पे फॉर्म होती है, इक्वेटर पे फॉर्म होती है। इक्वेटर के जैसे सेल पे ये इक्वेटर हो गया, ये पोल हो गया, तो ये इक्वेटर पे फॉर्म होंगी। और इसमें होता क्या है, इसमें जो क्रोमोसोम एक जहाँ अलाइन हो जाते हैं इक्वेटर पे, और जो स्पिंडल फाइबर होता है वो काइनेटोकोर से आकर के अटैच होता है। तो ये पूरा हो गया मेटाफेज। मेटाफेज की शुरुआत कब होती है? जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरीके से डिसइंटीग्रेट हो जाती है और क्रोमोसोम साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं। इसमें मेटाफेज में क्रोमोसोम जो होते हैं उसकी मॉर्फोलॉजी बहुत ज़्यादा अच्छे से विजिबल होती है, कंप्लीटली कंडेंस हो जाते हैं क्रोमोसोम।
क्रोमोसोम्स के पास काइनेटोकोर उसके साइड में होती है जो कि डिस्क शेप की होती है, प्रोटीनियस स्ट्रक्चर होती है और स्पिंडल फाइबर उसको फॉर्म करता है और स्पिंडल फाइबर ही उसको उससे आकर के अटैच होता है। एक क्रोमोसोम की दो सिस्टर क्रोमैटिड्स होती है, दोनों के पास दो काइनेटोकोर प्लेट होती है जो उसके साइड में होती है और दो अपोजिट पोल पे जो हमारे सेंट्रोसोम होते हैं वो स्पिंडल फाइबर जो फेंकते हैं वो आ करके उस पर जाकर के अटैच होता है और सारे क्रोमोसोम एक इक्वेटर की प्लेट जिसे मेटाफेजिक प्लेट कहते हैं उस पर अलाइन हो जाते हैं। ये हो गया प्रोफेज का। मेटाफेज का, प्रोफेज हो गया, मेटाफेज हो गया। अब दूसरा तीसरा जो कैरियोकाइनेसिस का फेज होता है वो होता है एनाफेज होता है। सबसे बड़ा जो फेज होता है वो होता है प्रोफेज और सबसे छोटा फेज होता है वो एनाफेज होता है। एनाफेज इज द शॉर्टेस्ट फेज ऑफ द कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का सबसे शॉर्टेस्ट फेज होता है। सेंट्रोमियर स्प्लिट, जैसे ये हमारा सेल है, सेल में हमारा जो ये जब मेटाफेज में आकर के ये अटैच हो जाता है, ऐसे आ जाता है मेटाफेज में, तो अब ये जो सेल होता है इसका सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाता है, या ऐसे मान लो, ठीक है, ये स्प्लिट हो गया। फिर ये जो हमारे दो पोल होते हैं, इस पोल के पास जो होता है ये क्रोमोसोम ऐसे आधे आधे चले जाते हैं। ये हमारे पोल है इसी के पास। तो ये इस टाइम प्रोफेज जो था और मेटाफेज जो था इसमें हमारा क्रोमोसोम, जैसे अगर हम ह्यूमन है, हमारा अगर 46 क्रोमोसोम पहले था और प्रोफेज और मेटाफेज में भी 46 होगा, लेकिन जब एनाफेज आता है तो उसमें 46 मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा। 46 मल्टीप्लाई बाई 2 92। रीजन ये है क्योंकि सेंट्रोमियर जैसे दो सिस्टर क्रोमैटिड थी और एक क्रोमोसोम था, अब जब ये स्प्लिट हो गया तो एक सिस्टर क्रोमैटिड और एक क्रोमोसोम हुआ। तो अब यहाँ पे जो 46 जो दो एक साथ थे जो कि अभी एक ही स्ट्रक्चर में ऐड होते थे, मतलब काउंट होते थे, अब वो दो क्रोमोसोम में काउंट होंगे, तो इसलिए यहाँ क्रोमोसोम का नंबर डबल हो जाता है। तो आपसे ये पूछता है कि प्रोफेज, मेटाफेज या इंटरफेज में हम कब जा करके क्रोमोसोम का नंबर डबल हो जाता है। डीएनए तो एस फेज के बाद डबल हो जाता है, एस फेज, G2 फेज, एम फेज में जो डीएनए का नंबर होता है वो डबल होता है। लेकिन क्रोमोसोम जो कि 46 अगर ह्यूमन की बात करें, 2n जो डिप्लॉयड होता है, वो जो 2n होता है वो कब जा करके डबल हो जाता है, तो वो एनाफेज में जब सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाता है तब वो क्रोमोसोम डबल हो जाते हैं। अब ये 92 क्रोमोसोम हो गए। अब ये हुआ कि अब हमें ये जो आगे फेज में हमें पता चलेगा कि फिर क्रोमोसोम जो अपनी आइडेंटिटी लूज करते हैं, फिर पूरे दोनों साइड मतलब दोनों पोल पे क्रोमैटिन का फॉर्मेशन हो जाता है, फिर साइटोकाइनेसिस होकर के वो दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाते हैं, जिसे हम इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। जैसे जो पेरेंट का डीएनए होगा और डॉटर का डीएनए होगा वो सेम होगा, तो कहते नहीं है इक्वेशनल डिवीजन, जो हमारा डीएनए है वही हमारे डॉटर का डीएनए इक्वल अमाउंट में। तो अब एनाफेज जो होता है वो शॉर्टेस्ट फेज होता है कैरियोकाइनेसिस का। सेंट्रोमियर स्प्लिट, मतलब सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, जो ये दो सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, मूविंग टुवर्ड द अपोजिट पोल, अपोजिट पोल पे ये चले जाते हैं। एक सिस्टर क्रोमैटिड्स यहाँ चला गया, एक सिस्टर क्रोमैटिड्स यहाँ चला गया। हम सेंट्रोमियर ऐसे स्प्लिट हो गए, वो तो हम आपको आसानी के लिए बता दिए, लेकिन देखा जाए तो ये एक सिस्टर क्रोमैटिड को हमने ऐसे डिफाइन किया, एक सिस्टर क्रोमैटिड को ऐसे डिफाइन किया, तो वो 20 से एक सिस्टर क्रोमैटिड इस साइड चला जाएगा, एक सिस्टर क्रोमैटिड इस साइड चला जाएगा, और जो सेंट्रोमियर होगा वो 20 से टूट जाएंगे, स्प्लिट हो जाएंगे और वो दोनों अपोजिट पोल पे चले जाएंगे। विद द सेंट्रोमियर वेयर द टूवर्ड्स द पोल, ये सेंट्रोमियर होगा ये पोल की साइड होगा और जो दो सिस्टर क्रोमैटिड होगा वो लटके हुए होंगे, ट्रेलिंग बिहाइंड, मतलब ऐसे लटके हुए होंगे। ये अगर हमारा पोल है और ये हमारे सेंट्रोमियर है, तो ये एक ऐसे जो सेंट्रोमियर है वो हमारे पोल की साइड होगा और जो सिस्टर क्रोमैटिड है ऐसे लटके हुए होंगे। तो जो डीएनए होता है, क्रोमोसोम जो होगा, अगर मान लेते हैं 46 है प्रोफेज में, मेटाफेज में भी 46 है, लेकिन एनाफेज में ये 92 हो जाएगा। अगर क्रोमैटिड्स दो हैं, जैसे ये क्रोमोसोम है 46 क्रोमोसोम है, लेकिन इसमें दो सिस्टर क्रोमैटिड है, इसमें भी दो सिस्टर क्रोमैटिड है, लेकिन जब इसकी बारी आएगी तो इसमें एक सिस्टर क्रोमैटिड हो जाएगा, क्योंकि ये स्प्लिट हो गई है दोनों, मतलब पूरे सेल में ये टूट करके दो पार्ट में डिवाइड हो गई है, तो इसमें एक सिस्टर क्रोमैटिड रहेगा। तो एनाफेज में एक क्रोमोसोम के पास एक सिस्टर क्रोमैटिड होता है,
अगर आपसे कंफ्यूज करने के लिए ये कह दे कि एनाफेज में एक एक क्रोमोसोम के बाद 2 क्रोमैटिड होता, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई। एनाफेज में एक क्रोमोसोम के पास एक क्रोमैटिड्स होता है, और पूरे सेल का जो क्रोमोसोम का नंबर होता है वो डबल हो जाता है मेटाफेज के क्रोमोसोम्स के नंबर से, क्योंकि दोनों सिस्टर क्रोमैटिड जो होती है वो स्प्लिट हो जाती हैं और सेपरेट सेपरेट क्रोमोसोम का फॉर्मेशन कर लेती हैं। अब हम बात करते हैं टीलोफेज के बारे में। सबसे लास्ट फेज होता है कैरियोकाइनेसिस का। बिगनिंग ऑफ द फाइनल स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस, जैसे ये हमारा सेल है, ये हमारा जो क्रोमोसोम था ना वो क्रोमैटिन बना लेगा। ये पहला स्ट्रक्चर था जिसमें हमारा सेंट्रोमियर, ये एनाफेज की बात हम कर रहे हैं। ये हम एनाफेज की बात करें, ये है एनाफेज। फिर उसके बाद ये जो क्रोमोसोम होते हैं ये अपनी आइडेंटिटी लूज कर देते हैं। क्रोमोसोम लूज इट्स आइडेंटिटी और फॉर्म्ड क्रोमैटिन। क्रोमोसोम रिच रिस्पेक्टिव पोल, मतलब अपने रिस्पेक्टिव पोल पे पहुंच गए और डीकंडेंस हो जाते हैं। मतलब कंडेंस की जगह डीकंडेंस, मतलब एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में दोबारा से कन्वर्ट हो जाएंगे। टैंगल्ड, मतलब एक दूसरे में ऐसे इंटरवाइंड हो जाएंगे। लूज इंडिविजुअलिटी, अब आप इसमें डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि कितने क्रोमोसोम है, बस एक धागे लाइक स्ट्रक्चर होगा जिसे हम क्रोमैटिन कहेंगे। आप इसमें डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि कितने क्रोमोसोम है इसमें। क्रोमोसोमल इलोंगेशन, जो क्रोमोसोम होता है वो कंडेंस स्ट्रक्चर होता है, एक छोटा सा, मतलब कंडेंस होता है। तो अब ये इलोंगेट हो गया, धागे में बन गया, एक लंबे स्ट्रक्चर में हो गया। तो डिकंडेंस, टैंगल्ड, लूज इंडिविजुअलिटी और क्रोमोसोम इलोंगेशन, ये 4 वर्ड हम यूज करते हैं क्रोमैटिड का फॉर्मेशन होने के लिए, कि क्रोमोसोम अपना आइडेंटिटी लूज कर लिया है या अनटेंगल्ड हो गया है, या तो कह सकते हैं कि क्रोमोसोम इलोंगेट हो गया है और क्रोमैटिड में कन्वर्ट हो गया है। स्पिंडल एपरेटर डिसॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि अब हमारा कोई काम नहीं है। एनाफेज मेटाफेज में उसने हमारा मेटाफेज में एक इक्वेटर प्लेट बना दी स्पिंडल फाइबर ने। एनाफेज में वो उसने सेंट्रोमियर को स्प्लिट करवा करके 2 पोल जेनरेट करवा लिए। अब वो डिसअपियर हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। तो आपसे ये कह सकता है कि जो स्पिंडल फाइबर होता है, स्पिंडल अपरेटस होता है, वो कैरियोकाइनेसिस के किस स्टेज में जाकर के डिसॉल्व हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो वो स्पिंडल फाइबर जो स्पिंडल अपरेटस होता है वो टीलोफेज में जाकर के डिसॉल्व हो जाएगा। अब उसका कोई काम नहीं है तो वो खत्म हो जाएगा। रिफॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवलप, अब इसके किनारे जो होता है वो न्यूक्लियर एनवलप का फॉर्मेशन हो जाएगा, क्योंकि अब हमें 2 सेपरेट डीएनए मिल गए हैं। न्यूक्लियर एनवलप हो गया और ये बनता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, जिसकी आपको डिटेल स्टडी जानने की जरूरत नहीं है। रीअपियरेंस ऑफ द न्यूक्लियोलस एंड एंडोप्लाज्मिक गोल्गी बॉडी, अब इसमें न्यूक्लियोलस आ गया, यहाँ पे गोल्गी बॉडी रीअपियर हो गई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रीअपियर हो गया, सारी चीजें रीअपियर हो गई। अब हम आगे बात करेंगे कि फिर कैसे ये फिर 2 सेल में डिवाइड हो जाएंगे, जिसमें यहाँ पे 4n थे, फिर आगे चल के 2n डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिसे हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस, जो कि अगला प्रोसेस होगा। फिर उसके बाद हम मियोसिस पढ़ेंगे, फिर चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो अब तक आपको हमने इतना इस वीडियो में हमने पढ़ा कि इंटरफेज के बाद एम फेज आता है, एम फेज में कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस होता है। कैरियोकाइनेसिस में हमें 4 फेजेस पढ़ने को मिलते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज जो होता है। प्रोफेज सबसे बड़ा होता है, एनाफेज सबसे छोटा होता है। प्रोफेज में अनटैंगलिंग होना शुरू होता है, मतलब क्रोमैटिन जो होता है वो कंडेंस होना शुरू हो जाता है, क्रोमोसोम बनना शुरू हो जाता है, और मेटाफेज में वो कंप्लीट क्रोमोसोम बन जाता है। एनाफेज में वो 2 सिस्टर क्रोमैटिड सेंट्रोमियर स्प्लिट होकर के 2 पोल पे सेपरेट हो जाते हैं, और टीलोफेज में क्रोमैटिन दोबारा से बन जाता है क्रोमोसोम से। तो अब ये कैरियोकाइनेसिस आपका फिनिश हो गया। अगले लेक्चर में हम साइटोकाइनेसिस पढ़ेंगे, जिसमें 2 डिफरेंट मेथड पढ़ते हैं, एनिमल सेल और प्लांट सेल के बारे में, और फिर हमारा माइटोसिस खत्म हो जाएगा, उसके बाद मियोसिस शुरू हो जाएगा। प्रीवियस पार्ट में सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में हमने कैरियोकाइनेसिस को कम्प्लीटली कवर कर लिया था। कैरियोकाइनेसिस हमें पता है, जब सेल डिवीजन होता है उसमें 2 फेज होते हैं, इंटर फेज होता है और एम फेज होता है। इंटर फेज में 3 फेज होता है, G1, S एंड G2। इन तीनों फेज में हमारे जो ऑर्गेनली होती है वो डबल होते हैं। एस फेज में हमारा डीएनए डबल होता है, और फिर एम फेज आता है जिसे हम माइटोसिस फेज कहते हैं। उस फेज में हमारा सेल का न्यूक्लियस डिवीजन होता है, और फिर हमारा साइटोप्लाज्म डिवीजन होता है। न्यूक्लियस के डिवीजन को हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, जो कि उसमें
चार पार्ट होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। उसके बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन आता है जिसे हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं। इस वीडियो में हम साइटोकाइनेसिस से कवर करेंगे। तो साइटोकाइनेसिस मीन्स होता है कि अब साइटोप्लाज्म, हमारा जो न्यूक्लियस होता है वो जब सेल की ग्रोथ हो गई तो वो एक सेल में 2 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो गया, 2 न्यूक्लियस बन गए। अब बारी आती है कि साइटोप्लाज्म को डिवाइड करके 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन करना है। एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर का फॉर्मेशन हो जाएगा जब साइटोकाइनेसिस कंप्लीट हो जाएगा। मीन साइटोकाइनेसिस जो होता है वो लास्ट प्रोसेस होता है सेल डिवीजन का। डिवीजन ऑफ साइटोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म, सेल डिवीजन एंड, डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो जाएगा और सेल डिवीजन एंड हो जाएगा विद द साइटोकाइनेसिस। ये लास्ट प्रोसेस होता है। जैसे साइटोकाइनेसिस हुआ, 2 डॉटर सेल बन गई। अब एक डॉटर सेल अगले वाले सेल डिवीजन में चली जाएगी अगर उसे जाना होगा, जरूरत होगी, अदरवाइज वो परमानेंट सेल में कन्वर्ट हो जाती है। ऑर्गेनली लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड डिवाइडेड इक्वली इनटू 2 डॉटर सेल्स। जैसे अब जब हमारा सेल न्यूक्लियस तो डिवाइड हो गया, उससे पहले हमने G1 और G2 फेज में देखा था कि हमारे सारे ऑर्गेनली जो होते हैं वो मल्टीप्लाई होते हैं, मतलब 2 हो जाते हैं। जैसे गोल्गी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब डबल हो जाते हैं। तो उसका भी डिवीजन जो होता है कि एक माइटोकॉन्ड्रिया इस वाले सेल में जाए, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया उस वाले सेल में जाए, क्योंकि दोनों सेल को एरोबिक रिस्पिरेशन करना रहेगा, तो इसलिए वो भी इक्वली डिवाइड होते हैं। तो साइटोकाइनेसिस मतलब होता है ये, जैसे ये हमारा एक सेल है, ये हमारा एक न्यूक्लियस था, नॉर्मल सेल है, जिसका डीएनए हम मान लेते हैं 2C है और जो क्रोमोसोम नंबर है वो 2N है। जब इसका ग्रोथ होने के बाद ये पहुंच गया टीलोफेज के लास्ट स्टेज में, जिसमें 2 न्यूक्लियस है। इसमें देखा गया तो एक इसके पास जो एक न्यूक्लियस था उसके पास 2C था और क्रोमोसोम नंबर 2N था। इसके पास भी 2C था, क्रोमोसोम नंबर 2N था। तो ओवरऑल पूरा सेल में देखा गया तो पूरे सेल में 4C और 4N क्रोमोसोम, मतलब 4C डीएनए था, मतलब डबल डीएनए था और डबल क्रोमोसोम था। फिर जब साइटोकाइनेसिस हुआ, फिर 2 इक्वल डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो गया। तो इस डॉटर सेल में 2C डीएनए हुआ और 2N क्रोमोसोम हुआ, 2C डीएनए हुआ और 2N क्रोमोसोम का फॉर्मेशन हो गया, जो कि सेम अमाउंट है हमारे पेरेंट सेल का। तो ये होता है पूरा प्रोसेस। और ये जो साइटोकाइनेसिस जिसमें साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है वो प्लांट और एनिमल सेल में दोनों में डिफरेंट प्रोसेस से होता है, क्योंकि प्लांट सेल में हमारे पास सेल वॉल होती है और एनिमल सेल में हमारे पास सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। तो दोनों का साइटोप्लाज्म का डिवीजन मेथड डिफर होगा। तो प्लांट के सेल में तो वॉल हो गई तो उसका कुछ और होगा, एनिमल सेल के पास सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है तो उसका मेथड डिफरेंट होता है। एनिमल सेल की पहले हम बात करते हैं। अपीयरेंस ऑफ फॉरो इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन जॉइन इन द सेंटर डिवाइडिंग द सेल साइटोप्लाज्म इनटू 2 सेल। मतलब ये हमारा एक सेल है जिसके पास 2 न्यूक्लियस है, ठीक है, 2 न्यूक्लियस है और ये हमारा डीएनए है और ये क्रोमैटिड है, ठीक है। अब ये होता है कि ये जो सेल होता है, जो ये हुआ है, ग्रो हुआ है, जब इसको साइटोप्लाज्म की डिवीजन आती है तो ये फॉरो करता है, ऐसे ऐसे गड्ढे टाइप का क्रिएट करता है। ये जा करके बाहर से अंदर की तरफ सेंटर पे मीट करते हैं और फिर 2 इक्वल डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। 2 इक्वल डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा, जिसमें जो हमारा ये पेरेंट सेल होता है, मान ली इसके पास 2C और 2N होगा तो इसके पास भी 2C 2N होगा, 2C 2N होगा। तो ये बाहर से अंदर की तरफ साइटोप्लाज्म का डिवीजन किया, पेरीफेरी टू सेंट्रल, तो इसलिए इसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल। तो एनिमल सेल में बाहर से अंदर की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन आकर के डिवाइड करती है। एनिमल में बाहर से अंदर की तरफ डिवीजन होता है, साइटोकाइनेसिस होता है। ये बार बार लाइन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको कंफ्यूज करने के लिए 2 स्टेटमेंट देगा। क्या आएगा, एनिमल सेल में जो साइटोप्लाज्मिक का डिवीजन होता है सेंटर टू पेरीफेरी होता है या पेरीफेरी टू सेंटर होता है, तो वो पेरीफेरी टू सेंटर होता है। और जब अभी आप प्लांट सेल का भी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे तो उसमें सेंटर टू पेरीफेरी होगा, तो इससे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। तो अब प्लांट सेल की बारी आती है। प्लांट हैव एन एक्सटेंसिबल सेल वॉल, इसके पास सेल वॉल होती है जिस वजह से इसका जो साइटोकाइनेसिस का मेथड होता है वो डिफर होता है। सेल वॉल फॉर्मेशन स्टार्टेड इन द सेंटर एंड ग्रो आउटवर्ड टू मीट द एग्जिस्टिंग लेटरल वॉल। मींस हमारा ये सेल है, सेल वॉल है, इसके अंदर हमारा सेल है, ठीक है। ये हमारा 2 न्यूक्लियस है आफ्टर द टेलोफेज। तो यहाँ हमारे सेंटर से सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा पेरीफेरी साइड में। एरो आप देखिए बाहर की साइड जा रही है, सेंटर टू पेरीफेरी। इस वाले में देखो बाहर से अंदर की तरफ आ रही, पेरीफेरी टू सेंटर। तो आउटवर्ड मीट करेगी एग्जिस्टिंग लेटरल वॉल, जो पहले से लेटरल वॉल है, ये जो लेटरल वॉल है उससे मिलेगी।
द फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल बाय सेल प्लेट मेथड। जब आप हमारा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर पढ़ेंगे, आपको सेल साइकिल सेल डिवीजन को शुरू होने से पहले सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का चैप्टर कवर इसलिए करना चाहिए क्योंकि जब आपको इसमें मैंने बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, जो भी ऑर्गेनेली होते हैं वो डबल होंगे, तो आपको पहले ऑर्गेनेली के बारे में पता तो होना चाहिए। अदरवाइज आप कहेंगे ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है सेल में, ये गोल्गी बॉडी क्या होता है सेल में, कैसे सेल में क्यों प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, एनिमल सेल में नहीं होती है। तो ये डिफरेंट हमने पूरा कंप्लीटली मतलब स्टडी किया था सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में। तो आपको उसमें जब आप सेल वॉल, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में मेरे लेक्चर में आप देखेंगे सेल वॉल का फॉर्मेशन देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या सेल प्लेट मेथड क्या होता है। प्रोफेज में जो कुछ स्पिंडल फाइबर रह जाते हैं उसके ऊपर गोल्गी बॉडी आकर के सेक्रीट करने लगती है पेक्टिन। पेक्टिन से फिर हमारा सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है, फिर वो सेल प्लेट आगे कन्वर्ट हो जाती है और सेक्रेशन के बाद मिडिल लेमिला में, मिडिल लेमिला के अंदर प्राइमरी सेल वॉल होती है, फिर उसके अंदर सेकेंडरी वॉल होती है। तो ये आपको डिटेल में, अब मैं हर वीडियो में एकदम डिटेल में तो करूंगी नहीं क्योंकि चैप्टर ऑलरेडी बहुत बड़े होते हैं, तो आपको ये चीज़ मैं यहाँ पर कर ले रही हूँ, लेकिन अगर आपको बहुत डिटेल में पढ़ना तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ वो वन शॉट में भी जा करके आप पढ़ सकते हैं। तो सेल प्लेट मेथड से फॉर्म होता है सेल वॉल और जिसे हम मिडिल लेमिला कहते हैं। जैसे ये हमारा, फिर भी बता देते हैं, ये हमारा सेल है, दो न्यूक्लियस हो गया, तो ये हमारा सेल मेम्ब्रेन हो गई। तो ये जो होता है ये हमारा मिडिल लेमिला हो जाता है, जो कि बीच में ऐसा स्पेस रहता है जो हमारा प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन होता है, मतलब ये ऐसा लाइन बन गई, ये खाली रहता है जहाँ से आयंस यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होते हैं। इसके अंदर जो होती है वो प्राइमरी सेल वॉल होती है, फिर उसके अंदर सेकेंडरी वॉल होती है, ये चीज़ होता है। तो द फॉर्मेशन ऑफ द सेल वॉल बाय सेल प्लेट मेथड रिप्रेजेंट मिडिल लेमिला बिटवीन द वॉल ऑफ द टू एडजेसेंट सेल। ये प्राइमरी सेल वॉल सेकेंडरी सेल वॉल के बीच में, यहाँ पे भी प्राइमरी वॉल होगी, सेकेंडरी वॉल होगी, तो ये जो होता है ये मिडिल लेमिला इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है, जो कि कैल्शियम पेक्टेट का बना होता है। साइटोकाइनेसिस हो गया। अब हम देखते हैं कुछ ऑर्गेनिज्म में ऐसा होता है कि जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो सिर्फ डिवाइड होते जाता है, मतलब उसमें सेल नहीं डिवाइड होता है, मतलब साइटोप्लाज्म नहीं डिवाइड होता है। जब आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट देखेंगे तो उसमें एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन भी कैरियोकाइनेसिस के एक प्रोसेस से होता है, जिसमें हमारा सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड होता है। मेगास्पोर मदर सेल जो होती है उसमें जो मेन जो मेगास्पोर मदर सेल होती है जिससे एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होता है, उसकी जो न्यूक्लियस होता है उसमें सिर्फ न्यूक्लियर डिवाइड होता है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं होता है। तो ऐसे प्रोसेस को हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, जिसमें कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस को फॉलो नहीं करता है। तो कैरियोकाइनेसिस नॉट फॉलो साइटोकाइनेसिस, मतलब एक सेल से दो न्यूक्लियस बन गया, एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बन गया, दो से चार बन गया। ऐसी कंडीशन को हम मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन कहते हैं, सिंकाइटियल कंडीशन कहते हैं, कॉनोसिटिक कंडीशन कहते हैं। ये तीनों नाम थे। ये जो होता है जब फंगल में होता है तो इसे जब फंगल के हाइफे में मोर देन वन न्यूक्लियाई पाए जाते हैं तो उसमें उस कंडीशन को हम कॉनोसिटिक कहते हैं। जो हमारा इंडोस्पर्म होता है जब उसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड स्टेट देखी जाती है तो उसमें हम ये वर्ड यूज करते हैं। और सिंकाइटियल जब हमारे मतलब मसल्स के सेल में मसल्स के फाइबर होते हैं जैसे, तो उसके अंदर हमें बहुत सारे न्यूक्लियस, तो उस टाइम हम ये वर्ड यूज़ करते हैं। तो डिफरेंट टाइम पे हम डिफरेंट, लेकिन सब में हमारा न्यूक्लियस जो होता है वो मोर देन वन होता है। तो उस कंडीशन को हम कहते हैं कि कैरियोकाइनेसिस हुआ, जो कि साइटोकाइनेसिस को फॉलो नहीं किया। लिक्विड इंडोस्पर्म ऑफ द कोकोनट, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन, ये सब आपको पढ़ने को मिलेगा। फंगी हाइफे हो गया। अब बात करते हैं ये हो गया, तो माइटोसिस का सिग्निफिकेंस क्या है, उसकी ज़रूरत क्या होती है। पहली बात तो माइटोसिस जो होता है वो सिर्फ डिप्लॉयड सेल में रिस्ट्रिक्टेड होता है, कुछ एक्सेप्शन के साथ। मतलब अगर आपको माइटोसिस करना तो आपको उसमें क्रोमोसोम नंबर डिप्लॉयड होना चाहिए, 2n की कंडीशन होनी चाहिए। तो कुछ एक्सेप्शन के तौर पे देखा जाए लोअर प्लांट, क्योंकि एल्गी जो होता है उसकी जो बॉडी थैलस होता है वो n होता है, मतलब हैप्लॉइड होता है। और इंसेक्ट में जो मेल हनी बी होता है उसका जो मेल हनी बी होता है उसमें जो क्रोमोसोम का सेट होता है वो n होता है, लेकिन जो फीमेल क्वीन होती है उसके पास 2n होता है। तो 2n में जब गैमेट का फॉर्मेशन, मतलब फीमेल में जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है तो उस टाइम मियोसिस यूज होता है। लेकिन जब मेल हनी बी में जिसमें सेट ऑफ क्रोमोसोम n होता है तो जब उसमें गैमेट का फॉर्मेशन करने के लिए तो हम उसमें माइटोसिस यूज करते हैं। तो ये कुछ एक्सेप्शन है जिसमें हम माइटोसिस का यूज करते हैं इन हैप्लॉइड सेल। अदरवाइज माइटोसिस का जब भी मतलब डिवीजन होता है तो वो हमेशा डिप्लॉइड सेल में ही होता है।
तो माइटोसिस में एक सेल होती है जो कि पेरेंट सेल होती है, वो ग्रो होती है इंटरफेज और एम फेज पे जा करके 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन करती है। वो डॉटर सेल क्लोन होती है, मतलब अपने पेरेंट सेल का कॉपी होती है, एकदम सेम टू सेम जेनेटिक इन्फॉर्मेशन उसमें रहेगा और इक्वल अमाउंट भी रहेगा। तो 2 डॉटर सेल विद द सेम जेनेटिक मटेरियल। सेल का ग्रोथ होती है, न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो डिस्टर्ब होता है, उस रेशियो को गेन करने के लिए अब आपसे एक और क्वेश्चन पूछता है कि जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मिक रेशियो होता है वो डिक्रीज होता है या इंक्रीज होता है, तो वो डिक्रीज होता है। उस डिक्रीमेंट को दोबारा से रीगेन करने के लिए हमारा सेल डिवाइड करता है, तो ये सेल डिवीजन प्रोसेस आगे होता है। तो अब इसका सिग्निफिकेंस क्या, इसकी जरूरत क्या है? तो पहली बात, किसी भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए माइटोसिस बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है। जैसे हम एक सिंगल सेल से बने हुए हैं, मतलब हमारी पूरी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हम है और हमारी पूरी बॉडी एक सिंगल जाइगोट के सेल से फॉर्म हुई है। तो उस जाइगोट में जो डिवीजन हुआ है, जिससे हमारे हर ऑर्गेनली, हमारा पूरा स्केलेटल सिस्टम, जो भी चीजें बनी वो माइटोसिस प्रोसेस से ही बनी है। तो ग्रोथ ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में माइटोसिस प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेल रिपेयर, सेल ऑफ द अपर लेयर ऑफ द स्किन एपिडर्मिस, जब हमारी एपिडर्मिस स्किन की लेयर पे अगर हमें स्किन की लेयर डैमेज हो जाती है, कट लग जाता है या मतलब वहाँ पे डैमेज हो गई, तो उसको रिपेयर करने के लिए तो हमारी दोबारा से एक लेयर फॉर्म होती है। तो उसकी फॉर्मेशन के लिए भी माइटोसिस प्रोसेस ही इन्वॉल्व होता है, वही फॉर्म होता है। जब हमारे कुछ सेल जैसे इंटेस्टाइन की गट्स की लेयर होती है, अगर उसके सेल डेड हो जाते हैं, ब्लड सेल डेड हो गए, तो हमें पता है उसको भी मतलब दोबारा से जनरेट करने के लिए हमारा माइटोसिस प्रोसेस ही इन्वॉल्व होता है। अब हम ब्लड सेल की बात करें तो आरबीसी की जो लाइफ स्पेन होती है वो 120 डेज होती है। और 120 डेज के बाद आरबीसी जो हमारे स्प्लीन और लीवर सेल में जाकर के डैमेज हो जाता है। जैसे स्प्लीन को हम ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहते हैं। तो जब वो डैमेज हो गया तो अब हमारी बॉडी में जाहिर सी बात है ऑक्सीजन की कैरी करने के लिए हमें रेड ब्लड सेल की अभी भी जरूरत होगी। तो अब आरबीसी का फॉर्मेशन हमारे बोन मैरो में होगा, लेकिन मेथड क्या होगा, वो माइटोसिस मेथड से होगा। तो सेल लाइनिंग ऑफ द गट और ब्लड सेल के फॉर्मेशन में माइटोसिस इन्वॉल्व होता है। डैमेज एंड लॉस्ट सेल, जब भी हमारे बॉडी में कोई सेल डैमेज हो जाता है या लॉस्ट हो जाता है तो उस डैमेज सेल को दोबारा से उसकी जगह को फुलफिल करने के लिए माइटोसिस प्रोसेस होता है। उसी के मतलब उसी की सेल के दूसरे सेल में माइटोसिस प्रोसेस होगा और फिर उस जगह को दोबारा सेल से भर दिया जाएगा और दोबारा से वो नॉर्मल जैसा दिखने लगेगा। तीसरा चीज उसका जो प्लांट में हमें पता मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, जो कि एपिकल में हो गया और रूट एपिकल, शूट एपिकल मेरिस्टम में हो गया, लेटरल मेरिस्टम हो गया। तो इन सब के जो सेल होते हैं वो माइटोसिस ही करते हैं, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे ही करते हुए रहते हैं। तो उस टाइम भी माइटोसिस प्रोसेस इन्वॉल्व होता है प्लांट की ग्रोथ, हाइट बढ़ाने में, गिर्थ बढ़ाने में। तो उस टाइम भी माइटोसिस इन्वॉल्व होता है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एपिकल और लेटरल मेरिस्टम में माइटोसिस मतलब प्रोसेस हो करके वो सेल, मतलब ये एक सेल है, 1 से 2 सेल होगा, ये 2 से 4 सेल, सब मेरिस्टेमेटिक माइटोसिस प्रोसेस ही इनमें इन्वॉल्व होता है, जिसकी वजह से जो प्लांट की ग्रोथ होती है थ्रू आउट द लाइफ होती है। ये आपको जब आप प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर पढ़ेंगे तो आपको इसमें बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा कि कब प्लांट की, किस में प्लांट की ग्रोथ पूरी थ्रू आउट द लाइफ होती है। प्लांट में, एनिमल में अप टू अ लिमिट होती है, बट जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो फिर से प्लांट एनिमल सेल में जब किसी भी सेल का लॉस्ट हो जाता है तो उस लॉस्ट को सेल को दोबारा रीगेन के लिए फिर से सेल डिवीजन हो जाता है। लेकिन प्लांट सेल में ये सेल डिवीजन थ्रू आउट द लाइफ चलता रहता है। तो प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो थ्रू आउट द लाइफ होती रहती है। तो ये हो गया। अब माइटोसिस कंप्लीटली फिनिश हो गया, क्योंकि माइटोसिस देखा जाए तो मेन है हमारे लिए, लेकिन मियोसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि जब हमारा देखा जाता है कि जो हमारी जैसे गैमीट, हम ह्यूमन बीइंग हैं, तो हमारे पेरेंट्स के स्पर्म और ओवम, स्पर्म फादर से और ओवम मदर से मिल करके, एग मिल करके एक जाइगोट बनता है। तो अगर पेरेंट्स से भी, अगर वो गैमेट में 46 मान लो, अगर मान लेते हैं स्पर्म में भी 46 आए, ओवम में भी 46 आए, तो हमारे पास जो होगा 92 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे। तो अगर हमारे पास 96 क्रोमोसोम हो गए तो हम अपने पेरेंट्स के क्रोमोसोम से डबल क्रोमोसोम में आ जाएंगे, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। जेनेटिक हमारा जो जीन का जो मतलब एक जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो ट्रांसफर होता है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसलिए तब मियोसिस प्रोसेस का इन्वॉल्वमेंट आया और इन्वॉल्व हुआ कि हाँ ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हमारा जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो डायरेक्ट आधा हो जाता है। मतलब अगर हमारे पास 46 है तो अब हम जो हमारा सेल बनेगा उसमें सिर्फ और सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स होगा। तो एक 23 क्रोमोसोम्स हमारे पेरेंट्स से, मम्मी से, एक 23 क्रोमोसोम हमारे पापा से मिलकर के 46 क्रोमोसोम बन जाएंगे। और हमारा जो इंफॉर्मेशन, जो हमारा नंबर सेम टू सेम हमारे पेरेंट्स की तरह रहेगा। तो ये जो जीन का इंफॉर्मेशन होती है जनरेशन आफ्टर जनरेशन कि हाँ जितना कंटेंट हमारे में है उतना ही कंटेंट हमारे पेरेंट्स में भी है, तो ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन ट्रांसफर होगा।
तो फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट्स, फ्यूजन ऑफ द गैमेट मतलब एक 2n गैमेट से n गैमेट का फॉर्मेशन हो गया n क्रोमोसोम नंबर का, फिर वो n और n मिलकर के 2n जाइगोट जो कि हूबहू हमारे पेरेंट्स के नंबर के बराबर होगा। तो गैमीट के फॉर्मेशन के लिए ही मियोसिस इन्वॉल्व होता है। तो आपसे कहते हैं मियोसिस का यूज़ कब आता है? मियोसिस का यूज़ हमेशा सिर्फ और सिर्फ गैमीट के फॉर्मेशन के टाइम पे ही आता है। अगर गैमीट का फॉर्मेशन ना करना रहे तो कभी भी मियोसिस जैसा प्रोसेस जो होगा वो यूज़ ही नहीं होगा। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या हो गया कि हेल्प टू रिटेन द क्रोमोसोम नंबर कांस्टेंट इन द स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन इन द सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, जो कि हमने बताया कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन हमारा जो क्रोमोसोम नंबर कांस्टेंट रहे, ऐसा ना रहे कि हमारे पेरेंट्स में 46 है और हम जो प्रोजेनी उनसे बने हैं उसमें 92 क्रोमोसोम आ जाए। तो ऐसा इस तरह का प्रोसेस ना हो, तो ये मियोसिस जैसा प्रोसेस आया। और इसमें जो होता है हमारा क्रोमोसोम नंबर, इस प्रोसेस में जो हमारा पेरेंट्स का क्रोमोसोम नंबर होता है वो जस्ट आधा हो जाता है गैमेट्स में, फिर 2 गैमेट्स आपस में मिलते हैं, आधा आधा करके पूरा एक जैसा 46 क्रोमोसोम मिल जाता है और हमारा जो क्रोमोसोम का नंबर होता है वो रिस्टोर हो जाता है। और जो ये मियोसिस होता है ना वो वेरिएशन को परमिट करता है, जो कि इवोल्यूशन प्रोसेस से नेसेसरी होता है। जैसे कि जब आप आगे मियोसिस पढ़ोगे तो उसमें जो प्रोफेज 1 होगा वो माइटोसिस के प्रोफेज से बहुत डिफर होगा। इसमें हमारा जेनेटिक मटेरियल का मतलब एक्सचेंज होता है। जब हमारा गैमीट का फॉर्मेशन होगा तो हमारे होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होंगे, उनके जेनेटिक मटेरियल में चेंजेस होते हैं, रिकॉम्बिनेशन होता है, कुछ एक होमोलॉगस क्रोमोसोम का दूसरे में ट्रांसफर होगा, दूसरे का पहले वाले में चला जाएगा। तो ये जो चीज़ होती है ये हमारे बॉडी में हम अपने पेरेंट्स से डिफर होंगे जेनेटिक मटेरियल में, तो वो वेरिएशन क्रिएट करने के लिए ये मियोसिस प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि माइटोसिस प्रोसेस में ऐसा कुछ भी नहीं होता कि जीन का जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है। तो इस वेरिएशन को आगे करने के लिए नेसेसरी होता है, वेरिएशन नेसेसरी होता है इवोल्यूशन के लिए। इवोल्यूशन चैप्टर एक बहुत बड़ा चैप्टर है, आपको पढ़ा रहेगा नेचुरल सिलेक्शन, नेचर उसी को सेलेक्ट करता है, नेचुरल सिलेक्शन जो कि जिसके अंदर जीन का इवोल्यूशन होगा वही उसे नेचर सेलेक्ट करेगा। फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये डार्विन की थ्योरी आप आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा जो ये वेरिएशन होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक पेरेंट सेल से 4 डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो जाता है मियोसिस से। अभी आप कहेंगे हमने इवोल्यूशन, अगर हम आपको सारा इवोल्यूशन यहीं पढ़ा देंगे फिर आगे आपका जो 12th में एक चैप्टर आएगा उसका इंटरेस्ट आपका खत्म हो जाएगा। लेकिन ये आप बस यहाँ पे देख लीजिए कि अगर वेरिएशन, जैसे हम अपने पेरेंट्स से अलग दिखते हैं, क्यों दिखते हैं? क्योंकि ये जो जीन में हमारे चेंजेस हुए हैं ना उसकी वजह से, तो ये वेरिएशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक पेरेंट सेल से 4 डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है मियोसिस में, और माइटोसिस में 1 से 2 सेल का फॉर्मेशन होता था। इसमें 4 डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है और क्रोमोसोम नंबर जस्ट आधा होता है, देखो n क्रोमोसोम नंबर होता है। वी कम अक्रॉस मियोसिस बाय गैमेटोजेनेसिस इन प्लांट एंड एनिमल से, हमने मियोसिस के बारे में पता किया या जाना ड्यू टू द गैमेटोजेनेसिस के प्रोसेस की वजह से, क्योंकि गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस में हमें क्रोमोसोम का नंबर जस्ट आधा चाहिए होता है, जबकि माइटोसिस में वो जैसा पेरेंट्स के पास रहता है उतना ही क्रोमोसोम नंबर रहता है। और प्लस ये वेरिएशन क्रिएट करता है मतलब डीएनए में, जेनेटिक मटेरियल में। पेरेंट, अब हम बात करते हैं कि मियोसिस कैसे आगे बढ़ता है। हमारा पेरेंट सेल है, मान लो उसके पास 2C डीएनए है, 2C डीएनए है और उसके पास क्रोमोसोम नंबर 46 है, 46 क्रोमोसोम है। वो G1 S और G2 इंटरफेस से गुजरा, जो कि इंटरफेस 95% टाइम टेकिंग होता है, उससे गुजरा। इसका जो डीएनए एस फेज स्पेसिफिक फेज होता है जहाँ पे डीएनए का डबल होता है, तो एस फेज में हमारा 2C डीएनए से ये 4C में कन्वर्ट हो गया। अब ये 4C डीएनए जो कन्वर्ट हुआ है अब ये मियोसिस 1 में आगे जाएगा। मियोसिस 1 में जब ये जाएगा तो ये कैरियोकाइनेसिस 1 में जाता है। जैसे अगर ये हमारा सेल है तो ये जो हमारा क्रोमैटिन होता है, क्रोमैटिन जब भी हमारा सेल डिवीजन में जब तक नहीं जाता है तब तक क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता ही नहीं है। इसलिए हमें नॉर्मल सेल में कभी भी क्रोमोसोम देखने को मिलेगा ही नहीं, हमेशा हमें नॉर्मल सेल में हमेशा क्रोमैटिन देखने को मिलेगा। तो जब इंटरफेज में सेल होता है तो उस टाइम उसका जो मटेरियल, डीएनए का मटेरियल जो डबल हुआ रहता है वो क्रोमैटिन ही रहता है, जो कि एक दूसरे से इस तरह से टेंगल्ड होते हैं कि वो आप मतलब लगता ही नहीं कि डीएनए यहाँ पे डबल है, सब ऐसा लगता है एक ही है। तो फिर अब ये जाता है इंटरफेस के बाद मियोसिस में, जो कैरियोकाइनेसिस इसका फर्स्ट स्टेप होता है। फिर उसके बाद साइटोकाइनेसिस होता है। कैरियोकाइनेसिस में भी इसके पास 4 फेज होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टीलोफेज 1। प्रोफेज फिर फर्दर डिवाइड होता है, जो कि आगे अभी हम
मतलब कंप्लीट डिटेल स्टडी करेंगे। जब ये प्रोफेज टीलोफेज तक आता है, फिर अब हमारी बारी होती है कि साइटोप्लाज्म का डिवीजन कर दो और 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। और ये जो 2 डॉटर सेल होते हैं, जो यहाँ पे 4C DNA होता है, वो उसका आधा 2C और प्लस जो हमारा क्रोमोसोम नंबर रहता है 46, तो वो 23 आ जाता है। तो देखा जाए तो क्रोमोसोम नंबर आधा हो गया, लेकिन डीएनए का जो मटेरियल होता है वो सेम रह गया। मतलब डीएनए का जो अमाउंट है वो दोनों में 2C है, लेकिन इस अमाउंट से जो क्रोमोसोम नंबर बने वो 23 ही बनेंगे, 46 नहीं बनेंगे। तो ये चीज़ आपको पता कर रहता है कि ज़रूरी नहीं है जब डीएनए मटेरियल डबल होगा तो हमेशा क्रोमोसोम नंबर भी डबल हो, या डीएनए मटेरियल अगर आधा होता है तो क्रोमोसोम नंबर भी आधा हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे देखा जाए तो 4C से 2C हो गया और क्रोमोसोम नंबर भी 23 हो गया। लेकिन जब आगे आप माइटोसिस में जब हम पढ़ते थे, तो माइटोसिस में जैसे हमने माइटोसिस जब पढ़ा तो हमें पता था एनाफेज में होता है, जब हमारी सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हो जाती हैं तो यहाँ पे हमें 4C क्रोमोसोम मिल जाता, मतलब 2C ये और 2C ये क्रोमोसोम मिल जाता है, प्लस 2N ये भी होता है क्रोमोसोम और ये भी 2N क्रोमोसोम होता है। डीएनए मटेरियल भी डबल है, मतलब 2C है, और क्रोमोसोम नंबर क्योंकि सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट होकर के डबल क्रोमोसोम बना दिए। जबकि यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं पहले फेज में, जो कि अभी हम आगे आपको बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे। तो आप बस इतना यहाँ पे देख लीजिए कि 4C से 2C मतलब अमाउंट ऑफ डीएनए हाफ हो गया और प्लस क्रोमोसोम नंबर भी हाफ हो जाता है। फिर ये जो होता है, ये एक सेल जो डायड ऑफ द सेल 2 डॉटर सेल जो बनी है उसमें से एक सेल जो होगा, दोनों सेल मतलब अलग अलग मियोसिस 2 में जाते हैं। मियोसिस 2 में जाएंगे तो जब ये मियोसिस 2 में जाते हैं तो इसमें इंटरफेज नहीं होता, इसमें जो दूसरी मियोसिस 2 होता है उसमें इंटरकाइनेसिस आता है, 2 मियोसिस के बीच का फेज होता है। उस फेज में जो डीएनए मटेरियल का रेप्लिकेशन नहीं होता, लेकिन हमारे ऑर्गेनेली जो होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया ये सब डबल हो जाते हैं। ये शॉर्ट होता है। फिर इसमें कैरियोकाइनेसिस होता है, साइटोकाइनेसिस होता है और 4 डॉटर सेल होती हैं जो कि इस डीएनए का आधा होती है, लेकिन हमारा क्रोमोसोम नंबर जो होता है वो इनमें सेम होता है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा इससे बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होती है कि जो हमारा मियोसिस 2 प्रोसेस होता है तो जो उसमें जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो सेम होता है, लेकिन जो डीएनए रहता है, ये जो 2C रहता है, वो आफ्टर साइटोकाइनेसिस वो CC में मतलब डिवाइड हो जाता है, आधे में हो जाता है, जबकि क्रोमोसोम नंबर सेम होता है। लेकिन जो हमारा मियोसिस फर्स्ट होता है, जब वो साइटोकाइनेसिस के बाद 2 सेल का फॉर्मेशन करते हैं तो उसका जो अमाउंट होता है वो हमारे पेरेंट सेल के डीएनए के अमाउंट के सेम होता है, लेकिन जो क्रोमोसोम होता है वो हमारे पेरेंट सेल जिसमें 46 का उसका आधा होता है, 23। और जो हमारा मियोसिस 2 के बाद जो हमारा डीएनए बनता मतलब सेल बनता है, डॉटर सेल बनती है साइटोकाइनेसिस के बाद, जो ये साइटोकाइनेसिस के बाद जो ये सेल होता है और वो जो हमारा पेरेंट सेल होता है उनमें देखा जाता है तो उसका डीएनए भी इसका आधा होता है, क्रोमोसोम भी आधा होता है। तो इसलिए मियोसिस के पूरे प्रोसेस को हम रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं, मतलब डीएनए का भी आधा हो जाना और क्रोमोसोम का भी आधा हो जाना, तो ये एक रिडक्शन प्रोसेस कहलाता है। तो इसलिए हमारे गैमीट्स में आधा क्रोमोसोम और आधा डीएनए होता है पेरेंट सेल के मुकाबले। फिर आधा और आधा दोनों पेरेंट्स का मिल करके एक पूरा डीएनए का सेट और एक मतलब सेम सेट ऑफ द क्रोमोसोम फॉर्म हो जाता है सेम डीएनए कंटेंट से। अब हम मियोसिस के बारे में कंप्लीट डिटेल स्टडी करेंगे। कुछ पॉइंट वहाँ पे आपको कंफ्यूज करेंगे, मैंने इसीलिए आपको कहा है ताकि आपका दिमाग बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो कि मैम ये कह क्या रही हैं और आगे मुझे कैसे ये पता चलेगा। तो अब हम उसके बारे में आपको एकदम डिटेल में बताएंगे, जो चीज़ मैंने बहुत जल्दी जल्दी वहाँ पर बताई है कि ऐसे ऐसे होगा, क्योंकि मुझे आगे उसको एक्सप्लेन ही करना था। तो वहीं पर अगर हम सारा एक्सप्लेन कर दें तो फिर आगे आपकी नोट्स कैसे तैयार होती। तो अब हम बात करते हैं मियोसिस 1 की। इसमें सबसे पहले हमने इंटरफेज में अपना देखा, उसमें G1S और G2 फेज जाने के बाद अब कैरियोकाइनेसिस की बारी आती है। कैरियोकाइनेसिस 1 देखा जाता है। कैरियोकाइनेसिस 1 का प्रोफेज 1, ठीक है। हमने पता था प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1 होता है। इसी तरीके से प्रोफेज 1 की बारी होती है। ये लॉन्गर एंड मोर कॉम्प्लेक्स देन प्रोफेज ऑफ द माइटोसिस, क्योंकि उसका जो माइटोसिस का प्रोफेज होता है बहुत सिंपल होता है, लेकिन इसका जो प्रोफेज 1 होता है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। मियोसिस का प्रोफेज 1 बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, उसमें सब डिवीजन हुआ रहता है, स्लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डाइकेनेसिस, और इस पांचों प्रोसेस में डिफरेंट क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर होता है और इसी क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर पे ये पांचों स्टेज मतलब हम डिफाइन करते हैं। तो आपसे कह सकता है कि प्रोफेज 1 जो मियोसिस का होता है उसमें जो 5 स्टेज होती हैं वो किसके बिहेवियर पे डिपेंड होती हैं, तो वो क्रोमोसोम के बिहेवियर पे, क्रोमोसोम के बेसिक पे हम इस 5 स्टेज को डिवाइड करते हैं कि इन 5 स्टेज में कैसा कैसा क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर दिखता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लेप्टोटीन की। लेप्टोटीन जो होता है वो अर्ली प्रोफेज होता है, सबसे पहला प्रोफेज का जो मेन
सबसे स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो होता है लिप्टोटीन। इसमें क्रोमोसोम का कंपैक्शन कंटिन्यू होता है, मतलब क्रोमैटिन से कंपैक्शन होते होते क्रोमोसोम की तरफ हमारा डीएनए बढ़ता है थ्रू आउट द लेप्टोटीन। मतलब क्रोमोसोम का जो कंपैक्शन होता है वो पूरी लेप्टोटीन के स्टेज में देखने को मिलता है। क्रोमोसोम ग्रेजुअली विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप। आपको लाइट माइक्रोस्कोप की प्रेजेंस में आपका क्रोमोसोम देखने को मिलेगा। अब आपको कंफ्यूजन हो सकती है कि लाइट माइक्रोस्कोप मेंशन है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो एल और लिप्टोटीन, एल एल मतलब लाइट माइक्रोस्कोप हो गया। लिप्टोटीन के बाद अब बात करते हैं जाइगोटीन की। दूसरे फेज पे चलते हैं, प्रो फेज के लिप्टोटीन के बाद अब हम चलते हैं जाइगोटीन के बाद। कुछ लोग ऐसा रहता है ट्रिक इसमें याद करवा देते हैं कि लिप्टोटीन जाइगोटीन की कुछ ट्रिक होगी। मेरा मानना है ट्रिक जैसी कोई भी चीज़ कंपटीशन में काम नहीं आती, स्पेशली बायो में, क्योंकि उस टाइम आप इतना पैनिक में रहते हैं, जो चीज़ आपको टू द पॉइंट याद रहती वही आपके काम आती है। तो आपको ट्रिक से बेहतर है आप 15 से 20 बार आप इसको प्रोसेस को बार बार पढ़िए, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। तो आप इसको कई बार जब बार बार पढ़ेंगे और इस चैप्टर को बार बार आप रिवाइज करेंगे, आपको ऑलरेडी वो याद हो जाएगी, तो ट्रिक की ज़रूरत है नहीं। मतलब अब बात करते हैं जाइगोटीन की। पेयरिंग ऑफ द क्रोमोसोम अकर सिनेप्सिस। जैसे हम देखते हैं ये हमारा सेल है, मान लेते हैं कि इसके पास 4 क्रोमोसोम है, 4 क्रोमोसोम है, 2n इक्वल्स टू 4। इसके पास 4 क्रोमोसोम है, तो ये एक क्रोमोसोम, ये इसका सेट होमोलॉगस क्रोमोसोम का ऐसे सिनेप्सिस बनता है। अब आपको कैसे पता लगेगा कि क्यों ये डबल, कब ये डबल बनेंगे? तो ये डबल बनने की कंडीशन है ये दोनों क्रोमोसोम जो होंगे वो होमोलॉगस होंगे। सिनेप्स बनना पेयरिंग होने की कंडीशन होती है कि जो दो क्रोमोसोम आपस में सिनेप्सिस क्रिएट करते पेयरिंग कर रहे हैं वो होमोलॉगस क्रोमोसोम होने चाहिए। होमोलॉगस क्रोमोसोम में होता क्या है कि उन दोनों के जो लोकस होते हैं उसमें सेम सेट ऑफ जीन्स पाए जाते हैं। लोकेशन ऑफ जीन इज सेम ऑन दोज क्रोमोसोम। ऐसा क्रोमोसोम का पेयर जिसमें अगर ये आई कलर है, जैसे बी एक आई कलर है, ब्लैक आई कलर है, और स्मॉल बी जो है ब्लू आई कलर है, तो इस आई कलर की ही सेम लोकल सेम पोजीशन पे दोनों क्रोमोसोम की आई कलर की ही जीन प्रेजेंट हो, तो ऐसे क्रोमोसोम को हम होमोलॉगस क्रोमोसोम कहते हैं। तो उन होमोलॉगस क्रोमोसोम का जो पेयरिंग होती है वो जाइगोटीन स्टेज में होती है। तो आपसे पूछ सकता है सिनेप्सिस, पेयरिंग ऑफ द होमोलॉगस क्रोमोसोम अकर एट द फेज ऑफ जाइगोटीन। जाइगोटीन स्टेज में ये होता है। इस जो होमोलॉगस क्रोमोसोम होता है इसे हम बाईवैलेंट कहते हैं, क्योंकि इसमें 2 क्रोमोसोम होते हैं और 2 सेंट्रोमियर होते हैं। एक सेंट्रोमियर है, ये एक सेंट्रोमियर और ये 2 क्रोमोसोम। आप कह सकते हैं कि ये 2 क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम का जरूरी नहीं है कि हमेशा 2 सिस्टर क्रोमैटिड हो, कभी कभी एक सिस्टर क्रोमैटिड भी देखने को मिलती है, वो है एनाफेज में। एनाफेज में हमें कभी एक सिस्टर क्रोमैटिड होगी। तो क्रोमैटिड का मतलब ये होता है कि अमाउंट ऑफ डीएनए, जब इसमें देखते तो हमारा डबल डीएनए अमाउंट होता है, इसमें देखेंगे तो सिंगल डीएनए अमाउंट होगा, लेकिन ये भी एक क्रोमोसोम माना जाएगा, ये भी एक क्रोमोसोम मानेगा। हमेशा ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि अगर ये जो सिस्टर क्रोमैटिड डिवाइड हो गई तो क्या ये अब आधा क्रोमोसोम रहेगा, तब भी ये एक क्रोमोसोम अलग बनेगा और ये एक क्रोमोसोम अलग बनेगा। ये हमेशा याद रखिएगा आप लोग। तो ये जो दो होमोलॉगस क्रोमोसोम है, इसमें 2 सिस्टर क्रोमैटिड इसलिए है क्योंकि जो हमारा एस फेज जो हमने पीछे इंटरफेज से बाद हम यहाँ पे पहुंचे हैं उसमें जो हमारा डीएनए था वो डबल हो गया था। तो एक जो अमाउंट ऑफ डीएनए का ये एक सेट हो गया, एक अमाउंट ऑफ डीएनए का ये दूसरा सेट हो गया, तो इसलिए यहाँ पे 2 सिस्टर क्रोमैटिड दिखती है और दोनों को मिला के 4 क्रोमैटिड मिलती है जिसे हम टेट्राड कहते हैं। तो ये जाइगोटीन का स्टेज हो गया। अब जाइगोटीन के बाद हम अभी इसको जाइगोटीन को हम देखते हैं कि अगर हमें जाइगोटीन स्टेज को देखना हो तो हम कौन से माइक्रोस्कोप का यूज करेंगे, तो हम उसमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। मीन्स जाइगोटीन स्टेज को देखने के लिए जो माइक्रोस्कोप का यूज करा जाता है वो इलेक्ट्रॉन को, और लिप्टोटीन को जो यूज किया जाता है वो होता है लाइट माइक्रोस्कोप। ठीक है, लाइट माइक्रोस्कोप, और इसमें जाइगोटीन में हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं उसकी स्टेज को देखने के लिए। क्रोमोसोम का सिनेप्सिस कॉम्प्लेक्स जो होता है, सिनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स, जैसे ये 2 क्रोमोसोम हुए होमोलॉगस क्रोमोसोम में, इन दोनों के बीच में एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सिनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स, जो कि बाईवैलेंट और टेट्राड की तरह दिखता है। ये हो गया। अब हम तीसरा स्टेज देखते हैं पैकेटीन, लॉन्गर देन लेप्टोटीन एंड जाइगोटीन। आपसे पूछ सकता है कि जो ऊपर के 2 स्टेज हुए लेप्टोटीन एंड जाइगोटीन और पैकेटीन, इन तीनों में से सबसे लॉन्गेस्ट फेज पैकेटीन है, जाइगोटीन है या लिप्टोटीन है, तो आपको बताना वो पैकेटीन है। तो क्योंकि इसमें बहुत सारे एंजाइम कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व होते हैं, एंजाइमेटिक प्रोसेस होता है, जेनेटिक मटेरियल का चेंजेस होता है, ये बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस होता है। तो इसमें देखा जाता है जब आप ना जाइगोटीन पे जो टेट्राड देखते हैं तो वो आपको दिखेगा लेकिन बहुत हल्का, उसकी मॉर्फोलॉजी अगर आपको कंप्लीट डिटेल में देखनी होगी तो आप मोर प्रेफर कीजिएगा पैकेटीन का, क्योंकि इसमें बहुत क्लियरली चारों सिस्टर क्रोमैटिड्स की जो आर्म होती है वो दिखती हैं। तो 4 क्रोमैटिड डिस्टिंक्टली विजिबल इन द पैकेटीन स्टेट, टेट्राड क्लियरली विजिबल। तो आपको कहेगा कि
टेट्राड विजिबल कब होते हैं? जाइगोटीन स्टेज में, लेकिन क्लियरली विजिबल होंगे पैकेटीन स्टेज में। एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस होता है जिसमें रिकॉम्बिनेज एंजाइम यूज होता है। आपसे ये क्वेश्चन अगला पूछ सकता है कि कौन से प्रोसेस में एंजाइम रिकॉम्बिनेज एंजाइम इन्वॉल्व होता है, तो वो पैकेटीन स्टेज होती है जिसमें रिकॉम्बिनेज एंजाइम इन्वॉल्व होता है। कौन सी स्टेज? पैकेटीन स्टेज में रिकॉम्बिनेज एंजाइम इन्वॉल्व होता है। क्रॉसिंग ओवर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज बिटवीन टू नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। देखो ये हमारा होमोलॉगस क्रोमोसोम है, ठीक है, ये हमारा सेल है, इसके पास ये हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये हमारा होमोलॉगस क्रोमैटिड। ये सिस्टर क्रोमैटिड और ये दो मतलब नॉन सिस्टर क्रोमैटिड में हमारा जेनेटिक मटेरियल चेंज होता है, मतलब ये इसमें चला जाएगा, ये इसका कुछ, जैसे ये दो क्रोमोसोम हो गए होमोलॉगस मान लेते हैं, तो यहाँ पे कुछ रेड मटेरियल वाला इसका आ गया और यहाँ पे ग्रीन मटेरियल वाला मतलब डीएनए यहाँ चला गया, और ये आपस में ऐसा दूर दूर ना रह करके ये ऐसा एक तो ऑलरेडी ये पेयर में रहते हैं, तो ये ऐसा नोड्यूल मतलब आधा इसका ऐसे नोड्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। तो क्रॉसिंग ओवर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है, दोनों का जेनेटिक मटेरियल इधर से भी एक्सचेंज हो जाता है और इधर से भी एक्सचेंज हो जाता है बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। एक सिस्टर क्रोमैटिड, इन दोनों को सिस्टर कहे क्रोमैटिड करेंगे और इन दोनों को नॉन सिस्टर क्रोमैटिड कहेंगे। तो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है और रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल का फॉर्मेशन होता है एट द साइड ऑफ द क्रॉसिंग ओवर, ये नोड्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा। रिकॉम्बिनेशन इज कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ द पैकेटिंग, जैसे ही पैकेटिंग स्टेज खत्म होती हो तो ये रिकॉम्बिनेशन भी का प्रोसेस भी स्टॉप हो जाता है, अब कोई रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा आगे चल के। फिर लिखता है लिविंग क्रोमोसोम अटैच एट द साइट ऑफ द क्रोमोसोम। जब आप ना जब धीरे अब जब ये रिकॉम्बिनेशन हो गया, अब धीरे धीरे ये चीज सिनॉप्टिमल कॉम्प्लेक्स होगा, वो धीरे धीरे डिसॉल्व होना शुरू होंगे। जैसे ही ये पूरा प्रोसेस, जैसे ये पूरा सिनॉप्टिमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व हो जाएगा तो अगला स्टेज की शुरुआत हो जाती है जिसे हम डाइकाइनेसिस कहते हैं। तो जब वो डाइकाइनेस शुरू होता है उससे पहले सिर्फ और सिर्फ हमें देखने को मिलता है ये क्रॉसिंग ओवर टाइप का एक्स शेप स्ट्रक्चर, ऐसे एक्स शेप स्ट्रक्चर। तो वही कहा है लिविंग क्रोमोसोम अटैच एट द साइट ऑफ द क्रॉसिंग ओवर। जैसे ही पैकेटीन खत्म होता है, खत्म होने के जस्ट पहले हम देखेंगे तो हमें यहाँ पे सिर्फ एक एक्स शेप का स्ट्रक्चर दिखेगा, तो वही हम कहते हैं कि हाँ अब ये पैकेटीन खत्म हो गया है और अगला स्टेज डाइकाइनेसिस स्टार्ट हो जाता है। डाइकाइनेसिस स्टेज जो होता है उसकी स्टार्ट होने के ही लिए ही ये उसका मार्किंग पॉइंट ये बताया जाता है कि जो सिनॉप्टिमल कॉम्प्लेक्स है वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो गया होगा और एक्स शेप स्ट्रक्चर चियाज़माटा फॉर्म हो गया होगा, तो तुरंत मान लेंगे कि डाइकाइनेसिस स्टार्ट हो गया है। तो डिसोल्यूशन ऑफ सिनॉप्टिमल कॉम्प्लेक्स मार्क द बिगिनिंग ऑफ द लेप्टोटीन। जैसे ही सिनॉप्टिमल कॉम्प्लेक्स खत्म हुआ तो पैकेटीन वहीं से खत्म हो जाता है और अगला स्टेज जो कि डाइकाइनेसिस होता है वो स्टार्ट हो जाता है। और सिनॉप्टिमल कॉम्प्लेक्स का डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। ये एक अलग हो गया और ये अपना अलग हो गया, ये अलग हो गया, लेकिन ये और ये आपस में ऐसे एक्स शेप चियाज़माटा स्टेज बनाए रहते हैं। तो ये अब हम कहेंगे अब ये डाइकाइनेसिस स्टेज चल रही है, मतलब आ गई है। और कुछ ऐसे वर्टिब्रे होते हैं जिसमें ये जो डाइकाइनेसिस स्टेज होती है वो मंथ टू ईयर लॉस्ट होती है। हम अपने मेल फीमेल गैमीट के बारे में बात करते हैं, जो oocytes होती हैं, जो फीमेल गैमीटिक सेल्स होते हैं oocyte, वो जब गैमिटोजेनेसिस में जाते हैं तो वो डिप्लोटीन स्टेज में, जैसे हम जो एम्ब्रियो होता है जब हम अपने मॉम के वॉर्म में रहते हैं तभी हम डिसाइड हो जाता है कि आगे हम जब हम दुनिया में आएंगे, जब हम बर्थ लेंगे तो उसके बाद जब हम प्यूबर्टी के एज तक पहुंचेंगे उसके बाद जो हमारा रिप्रोडक्टिव मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगी उसमें जो आगे चल के मेंस्ट्रुअल साइकिल के स्टार्टिंग से लेकर के मीनोपॉज तक जितने भी एग बनने हैं वो सब डिसाइड हो जाता है हमारी जब हम एम्ब्रियो होते हैं। तो इसलिए उस टाइम जो हमारा गैमेटोजेनेसिस के एक फेज होता है डिप्लोटीन यही स्टेज, उसमें क्योंकि मियोसिस प्रोसेस गैमेट के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है तो हमारा जो oocyte होता है वो डिप्लोटीन स्टेज में स्टॉप होता है। जब हम एम्ब्रियो से लेकर के मतलब प्यूबर्टी तक पहुंच जाते हैं तब ये स्टेज कंप्लीट होकर के डाइकाइनेसिस स्टेज में उस टाइम ट्रांसफर होता है। तो अभी आपको ये चीज़ सुन करके अगर आप नए होंगे, अगर आप ड्रॉपर होंगे तो आपको चीज़ें कुछ हद तक तो समझ में ही आ रही होंगी, लेकिन आपको अगर अभी नहीं समझ में आता तो इसको आप बहुत ज़्यादा सीरियसनेस से नहीं लीजिएगा। बस ये देख लीजिएगा कि इन oocyte फीमेल गैमेटिक सेल के लिए यूज़ करते हैं। इन oocytes ऑफ द सम वर्टिब्रेट इट मे बी लास्ट फॉर मंथ टू ईयर, एक मंथ से ईयर तक के लिए खत्म हो सकता है या रुका हो सकता है। फिर डिप्लोटीन हो गई और डाइकाइनेसिस की बारी आती है।
तो हाँ, ये कह रहे थे कि अगर आपको नहीं लगता है कि ये चीज़ जो मैम ने बताई है कि एम्ब्रियो में, मतलब एम्ब्रियो रहते तब डिसाइड हो जाता कितने गैमीट, कितने एक्स सेल का फॉर्मेशन होगा, तो आपको इसको बहुत ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं। जब आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन, अगर हम आगे जब फर्दर और भी चैप्टर एक्सप्लेन करेंगे तो एक ह्यूमन रिप्रोडक्शन भी चैप्टर होगा, तो जब हम उस चैप्टर पे आएंगे तो हम आपको उसका एक एक पॉइंट इतने क्लियरली आपका माइंड सेट कर देंगे, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अभी आप इसको बस लर्न कर लीजिए, उस टाइम आपको समझ में आ जाएगा। एट द एंड आपको जब नीट देना तो आप तो पूरे सिलेबस के साथ जाएंगे। फिर मतलब लास्ट स्टेज जो होता है वो डाइकाइनेसिस होता है। इसे हम लेट प्रोफेज कहते हैं, रिप्रेजेंट ट्रांजिशन टू मेटाफेज। मतलब अब ये डाइकाइनेसिस जब आया तो अब ये कहेगा कि अगला स्टेज जो आने वाला है वो मेटाफेज है। क्रोमोसोम फुल्ली कंडेंस हो जाता है। अब लास्ट में जो क्रोमोसोम होगा वो पूरा स्ट्रक्चर ऐसा बना लेगा। मियोटिक स्पिंडल फॉर्म हो जाते हैं। मियोटिक स्पिंडल होता है कि जो ये हमारा है सेल, ये हमारा है न्यूक्लियस का, मतलब मान लेते हैं कि हल्की सी, मतलब अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मान लो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली खत्म हो गई है, ये हमारा क्रोमोसोम है। इसी तरीके से हम अगर ह्यूमन बीइंग के लेते तो इसी तरीके से 23 पेयर ऐसे बनती हुई चली जाती है। ये हमारा सेंट्रियोल है। ये स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करने लगता है, इसे कहते हैं स्पिंडल फाइबर। माइक्रोट्यूब्यूल प्रोटीन अपने बाहर से बाहर फेंककर एक पॉलीमर स्ट्रक्चर बना लेती है जो माइक्रोट्यूब्यूल प्रोटीन होती है, जो कि अभी हम आपको पिछले वीडियो में उसमें प्रोफेज, मियोसिस, माइटोसिस के एक्सप्लेन कर दिए। सेम वैसे ही यहाँ पे भी स्पिंडल अपैरेटस का फॉर्मेशन होता है। बाय द एंड, जब ये प्रोफेज कंप्लीटली एंड होता है, न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक डाउन हो जाता है, मतलब कंप्लीटली खत्म हो जाता है। जो हमारा क्रोमोसोम होता है वो साइटोप्लाज्म में आ जाता है। न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाते हैं सारे ऑर्गेनली, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सब कंप्लीटली डिसअपियर हो जाते हैं। और फिर टर्मिनाइजेशन ऑफ द चास्माटा, जो यहाँ पे एक्स शेप का स्ट्रक्चर जो डाइकाइनेसिस में, वो भी खत्म हो जाता है। देखो दोनों अलग अलग हो गए, इसमें कुछ इसका जेनेटिक मटेरियल आ जाता, मतलब अलग हो जाता है, और इसका अलग हो जाता है, मतलब कुछ इसमें का इसमें चला जाता है, इसमें का इसमें जेनेटिक मटेरियल चला जाता है। तो अब हम बात करते हैं मेटाफेज की। प्रोफेज 1 हो गया, कैरियोकाइनेसिस 1, मियोसिस 1 का हो गया। अब हम करते हैं मेटाफेज की बारी। मेटाफेज 1 को स्टडी करते हैं। मेटाफेज 1 में बाइवेलेंट क्रोमोसोम अलाइन एट द इक्वेटोरियल प्लेट, मतलब ये हमारा एक सेल है। सेल में हमारा जो होमोलॉगस क्रोमोसोम है वो ऐसे अलाइन हो जाते हैं, इस तरीके से वो अलाइन हो गए पूरा मिला जुला के, ऐसे पूरे 23 पेयर इक्वल्स टू 46। ह्यूमन में हम बात कर रहे हैं क्योंकि हमें इन एट द एंड हमें अपनी बॉडी से ही हमेशा एग्जाम्पल लेने चाहिए। तो ये हमारा पूरा क्रोमोसोम अलाइन हो गया। होमोलॉगस क्रोमोसोम एक प्लेट पे, एक प्लेन रहती, इक्विटोरियल प्लेन ऐसे करके मान लेते हैं, एक प्लेन पे अलाइन हो गया। माइक्रोट्यूब्यूल फ्रॉम अपोजिट पोल्स ऑफ द स्पिंडल फाइबर अटैच। तो देखो ये हमारा एक क्रोमोसोम है, ठीक है। इसकी साइड में एक डिस्क शेप होती है स्ट्रक्चर, जिसे हम काइनेटोकोर कहते हैं। ये हमारा सेल है। सेल में हमारा ये सेंट्रियोल है। ये अपने अंदर से माइक्रोट्यूब्यूल देता है, और ये माइक्रोट्यूब्यूल जा करके हमारे काइनेटोकोर ऑफ द ईच होमोलॉगस क्रोमोसोम, एक होमोलॉगस क्रोमोसोम इस साइड से, एक होमोलॉगस क्रोमोसोम के इस साइड से जाकर के अटैच हो जाते हैं। तो यही कह रहा है कि माइक्रोट्यूब्यूल फ्रॉम द अपोजिट पोल ऑफ द स्पिंडल फाइबर अटैच टू द काइनेटोकोर ऑफ द होमोलॉगस क्रोमोसोम। इस होमोलॉगस क्रोमोसोम के काइनेटोकोर पे जाकर के वो अटैच हो गए। तो हम ये कहेंगे इस पूरे स्ट्रक्चर की, हाँ मेटाफेज 1 अब कंप्लीट हो गया। जब ये पूरा स्ट्रक्चर बन जाएगा कि इक्वेटोरियल प्लेट पे अलाइन हो गए होमोलॉगस का 23 पेयर, और माइक्रोट्यूब्यूल जाकर के काइनेटोकोर ऑफ द होमोलॉगस क्रोमोसोम से अटैच हो गए, तो कहेंगे मेटाफेज 1 हो गया। अब एनाफेज 1 पे ट्रांसफर होने की बारी आ गई। अब हम एनाफेज 1 में हमारा वो जो मेटाफेज 1 वाला था कि ऐसे ऐसे अलाइन हो गए, और हमारा स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर से जाकर के अटैच हो गया, ठीक है। अब आती है यहाँ पे इस टाइम जो हम मान लेते हैं, अगर हमारा एक ह्यूमन का पेरेंट सेल है, ये ग्रो हुआ, तो जब पेरेंट सेल ग्रो हुआ तो शुरू में इसके पास 2C DNA था और 2N मान लेते हैं 46 था। जब ये ग्रो हो गया तो इस टाइम इसके पास 4C DNA है, और अभी भी इसके पास जो क्रोमोसोम नंबर है वो है 46, ठीक है। 23 पेयर है क्रोमोसोम, लेकिन जो DNA है वो 4C है, मतलब DNA का अमाउंट जो S फेज में डबल हो गया था, तो ये 4C हो गया। जब हम एनाफेज पे आते हैं, ये हमारा एनाफेज आ गया, तो ये जो होगा, जो माइक्रोट्यूब्यूल हो जाएंगे वो ऐसा स्प्लिट हो जाता है। जो हमारा ये जो सेंट्रोमियर होगा, सेंट्रोमियर सॉरी
एनाफेज 1 है ना, तो यहाँ पे हमारा जो माइक्रोट्यूब्यूल होगा वो शॉर्ट होने लगेगा, मतलब ऐसे आपस में खींचने लगेगा। खींचने के बाद जो हमारा होमोलॉगस क्रोमोसोम है वो सेपरेट हो जाएगा। The homologous chromosome separated while the sister chromatid remain associated at the centromere। तो एनाफेज 1 और माइटोसिस के एनाफेज में ये डिफरेंस होता है कि जो माइटोसिस का एनाफेज होता है उसमें सिस्टर क्रोमैटिड सेंट्रोमियर स्प्लिट होता है, इसमें होमोलॉगस क्रोमोसोम स्प्लिट होते हैं। तो आपको इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना कि एनाफेज 1 में होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, और जब वो अपने अपोजिट पोल पे सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेटेड एट देयर सेंट्रोपोर और अलाइन एट देयर and appear at opposite pole। अपोजिट पोल पे वो दिखने लगते हैं। जैसे ये हमारा दोनों पोल है और यहाँ पे हमें दोनों ये क्रोमोसोम ऐसे दिखेंगे। यहाँ पे हमारा अब इस टाइम जो यहाँ 46 क्रोमोसोम था वो अभी भी 46 ही रहेगा, क्योंकि देखो ये जो 23 इधर गए और 23 इधर गए, तो 23 गए इधर गए, 23 इधर गए, तो अभी भी ये 23 मिला करके टोटल जो होते हैं 46 क्रोमोसोम ही है अभी इस सेल के पास। और जो अमाउंट ऑफ डीएनए है वो 4C है, मतलब 2C इधर और 2C इधर। ठीक है, ये जो पेरेंट सेल का 2C था वो अभी भी 2C। यही चीज आपको अगर आपसे पूछता है कि जैसे माइटोसिस का जो एनाफेज होता है उसमें मेटाफेज का जो क्रोमोसोम का डबल होता है एनाफेज के क्रोमोसोम में, लेकिन जो मियोसिस का एनाफेज 1 होता है जितने मेटाफेज में क्रोमोसोम होते हैं उतनी एनाफेज में भी क्रोमोसोम होते हैं। ये बहुत डिटेल में हम आपको बता रहे, कोई भी इतनी इजीली आपको एक्सप्लेन नहीं करेगा। इस टाइम जितने क्रोमोसोम है अभी भी इस एनाफेज के सेल में, जो हमारा सेल ग्रो हुआ है आफ्टर द इंटरफेज, उसके पास अभी भी 46 क्रोमोसोम है, जबकि माइटोसिस के एनाफेज में वो डबल हो गए थे। 46 का मल्टीप्लाई बाई 2 कर दोगे तो वो 92 क्रोमोसोम एनाफेज में हो गए थे माइटोसिस में, लेकिन अभी भी 46 ही है। बट डीएनए का जो अमाउंट है वो 4C है, क्योंकि एक क्रोमोसोम के बाद 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं टीलोफेज की। एनाफेज के बाद टीलोफेज आता है, तो वो जो क्रोमोसोम जो यहाँ पे ये हमारा सेल है, यहाँ पे जो ये दोनों क्रोमोसोम अपना डीकंडेंस हो जाएंगे। ये वाला जो ऐसे ऐसे था वो डीकंडेंस हो जाएगा और क्रोमैटिड में बन जाएगा, मीन्स 2CA और 2CA हो जाएगा। अब ये क्रोमैटिड डीएनए में हो गया कन्वर्ट, अब वो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर खत्म हो गया, तो क्रोमैटिन में बन गया। माइटोटिक स्पिंडल जो थे, जो कि बने थे वो प्रोफेज में, वो अब डिसॉल्व हो जाएंगे, न्यूक्लियर एनवेलप रीफॉर्म हो जाएगा। ये देखिए न्यूक्लियर एनवेलप रीफॉर्म होगा, न्यूक्लियोलस रीअपियर हो जाएगा इसके अंदर, और फिर उसके बाद ये जो पूरा प्रोसेस है वो अब साइटोकाइनेसिस में जाएगा। जब ये साइटोकाइनेसिस में जाएगा तो एनिमल सेल में फॉरो मेथड और प्लांट सेल में सेल प्लेट मेथड से ये 2 सेल का फॉर्मेशन कर देंगे। और इस 2 सेल को जब हम देखेंगे तो इसमें 23 क्रोमोसोम बना था, इसमें भी 23 क्रोमोसोम बना था और 2C था, तो अब ये 2C प्लस 23 क्रोमोसोम, और ये भी जो डीएनए होगा वो 2C 23 क्रोमोसोम। तो और जो हमारा पेरेंट सेल था ये 2C और प्लस 46 क्रोमोसोम इसमें थे, मतलब डीएनए का अमाउंट तो 2C था, लेकिन जो उस डीएनए से क्रोमोसोम बन रहे थे वो 46 थे। और जब इंटरफेज के बाद ये एम फेज में आया तो उसमें जो क्रोमोसोम एम फेज से पूरा गुजरने के बाद जब साइटोकाइनेसिस हो गई, 2 डॉटर सेल बनी जिसे हम डायड ऑफ द सेल कहते हैं, उसके पास भी अमाउंट ऑफ डीएनए सेम था इस पेरेंट्स के, लेकिन उसमें जो क्रोमोसोम बने वो 23 बने, आधे हो गए, पेरेंट सेल के क्रोमोसोम के आधे क्रोमोसोम हो गए। जैसे डीएनए का एक ये भी क्रोमोसोम माना जाएगा और ये भी एक क्रोमोसोम माना जाएगा, लेकिन इसके पास जो डीएनए का मटेरियल होगा वो C होगा, इसके पास जो डीएनए का मटेरियल होगा वो 2C होगा, क्योंकि इसके पास जो 2 सिस्टर क्रोमैटिड की आर्म है, इसलिए ये C क्रोमोसोम डीएनए मटेरियल है और ये 2C मटेरियल, लेकिन ये भी 1 क्रोमोसोम है और ये भी 1 क्रोमोसोम है। डायड ऑफ द सेल का फॉर्मेशन हो गया, डीएनए अमाउंट सेम एज द पेरेंट सेल बट द क्रोमोसोम नंबर हाफ, 23। तो अब ये मियोसिस 1 का मतलब कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो गया, साइटोकाइनेसिस हो गया और 2 डॉटर सेल तैयार हो गए। फिर अब ये जो डॉटर सेल है, जब मियोसिस के 2
फेज होते हैं, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। तो दो मियोसिस के बीच का जो फेज होता है जिसे हम इंटरकाइनेसिस कहते हैं, मतलब एक मियोसिस से दूसरे मियोसिस 1 से मियोसिस 2 तक जाने से बीच में हमें इंटरकाइनेसिस फेज देखने को मिलता है। ठीक है, देखो लिखा है इन सम केसेस क्रोमोसोम अंडरगो सम डिस्पर्जन डू नॉट रीच एक्सट्रीमली एक्सटेंडेड स्टेट ऑफ इंटरफेज ऑफ द न्यूक्लियस। जैसे कि ये देखो, ये हमारा सेल है, जब ये टेलोफेज में जब ये हमारा क्रोमोसोम डीकंडेंस होता है तो उस टाइम पूरा क्रोमोसोम पूरी तरीके से नहीं डीकंडेंस होता। कुछ ऑर्गेनिज्म में ऐसा रहता है, वो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बनाए रहता है, ठीक है, क्योंकि उसको फिर जाकर के प्रोफेज में कंडेंस होना है। जैसे अब तुम्हें पहले पानी गिराओ फिर पानी भरो, इससे अच्छा पानी गिराओ ही मत, थोड़ा गिराओ ताकि तुम्हें भरने में आसानी रहे। तो इसी तरीके से वो क्रोमोसोम पूरी तरीके से क्रोमैटिन में ना कन्वर्ट होकर टेलोफेज में वो कुछ स्टेज तक का मतलब अपना कुछ मतलब थोड़ा अमाउंट क्रोमैटिन में कन्वर्ट पूरी तरीके से डीकंडेंस नहीं होता है। वो इंटरफेज के न्यूक्लियस में एकदम मतलब कह सकते हैं ना एक्सटेंडेड स्टेट में नहीं जाता है, एकदम जैसे एकदम क्रोमैटिन में नहीं कन्वर्ट होता है कुछ, मतलब सम हाउ उसके पास कह सकते हैं डीएनए अभी भी कंडेंस फॉर्म में रहता है कुछ सम केसेस में। जब कुछ केसेस में जैसे मियोसिस अगर इसको करनी है तो उस टाइम उसका जो अपना डीएनए रहेगा, जो क्रोमोसोम जब टेलोफेज में पूरा डीकंडेंस होकर क्रोमैटिन में ना जा करके थोड़ा अमाउंट क्रोमैटिन में जाएगा, बाकी पूरी तरीके से जैसे ये थोड़ा सा हुआ बाकी पूरा कंडेंस रहेगा। तो यही चीज़ का इन सम केसेस क्रोमोसोम अंडरगो सम डिस्पर्सन डू नॉट रीच एक्सट्रीमली एक्सटेंडेड स्टेज, मतलब क्रोमैटिन स्टेज ऑफ द इंटरफेस न्यूक्लियस। जैसे इंटरफेस का न्यूक्लियस नॉर्मल सेल का जो न्यूक्लियस का उसमें क्रोमैटिन होता है, उसमें ना जा करके वो क्रोमोसोम में ही रहता है। तो ये कब होता है? जब मियोसिस गैमीट का फॉर्मेशन हो रहा था, मियोसिस 1 से मियोसिस 2 में जाना रहता है, तो इस टाइम ये होता है। इंटरकाइनेसिस मतलब वो अभी हमने बताया कि जो शॉर्ट स्टेज होती है बिटवीन मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 में, तो उसको हम कहते हैं इंटरकाइनेसिस। स्टेज बिटवीन टू मियोटिक डिवीजन, शॉर्ट लिप्स होती है, छोटी सी होती है, इसमें कोई डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता है, सिर्फ ऑर्गेनेली डबल होते हैं और प्रोफेज 2 से ये फॉलो हो जाता है, बहुत छोटा रहता है, जैसे आया तुरंत खत्म हो गया। अब मियोसिस 2 स्टार्ट होता है, जो हमारे एक पेरेंट सेल से दो डॉयड सेल तैयार हुए रहते हैं मियोसिस 1 में, जिसके पास 2C 2n इज इक्वल टू 46, इसके पास 2C 2n जो होता है, यहाँ पे जो n का अमाउंट होगा वो 23 हो गया, 2n हो गया वो 23 हो गया, ठीक है। ये जो होगा अब ये मियोसिस 2 में जाएंगे दोनों सेल, तो वो फॉलो करते हैं प्रोफेज 2। जब इसका मियोसिस 2 इनिशिएट होता है इमीडिएटली आफ्टर साइटोकाइनेसिस, क्योंकि इंटरकाइनेसिस बहुत शॉर्ट पीरियड का रहता है, क्योंकि इसको डीएनए का डुप्लीकेट नहीं करना रहता, और सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग एस फेज होता है, क्योंकि वो डीएनए बहुत लंबा होता है। अगर ह्यूमन बीइंग का हम ले ले तो 2.2 मीटर होता है, और उसका रेप्लिकेशन करना और एंजाइम इतने सारे इन्वॉल्व होकर के, तो ये बहुत टाइम टेकिंग होता है, तो वो इसलिए बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि इसमें डीएनए का रेप्लिकेशन होता ही नहीं मियोसिस 2 के लिए। तो साइटोकाइनेसिस में इमीडिएट हो जाता है स्टार्ट साइटोकाइनेसिस के, यूजुअली बिफोर क्रोमोसोम फुल्ली इलोंगेटेड। वही चीज जैसे पूरा क्रोमोसोम क्रोमैटिन में नहीं कन्वर्ट हुआ रहता तभी ही एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि पूरा इंटरफेस के न्यूक्लियस में फेस के न्यूक्लियस जैसा न्यूक्लियस नहीं बन पाता है, क्योंकि अभी भी इसके पास जो ये डायड ऑफ द सेल है जो मियोसिस 2 में जा रहा है, उसके पास अभी भी क्रोमोसोम है। यूजुअली बिफोर क्रोमोसोम फुल्ली इलोंगेटेड, मतलब क्रोमैटिन में नहीं कन्वर्ट होते हैं, क्रोमैटिन नॉट कन्वर्टेड। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाती है क्योंकि प्रोफेज 2 है, क्रोमोसोम बिकम कम्पैक्ट हो जाता है, सेम एज द माइटोसिस का फेज। जैसे माइटोसिस में प्रोफेज होता है उसी तरीके से मियोसिस 2 का प्रोफेज होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इजिली डिसअपियर होते हैं, इसमें वो स्टेज नहीं होती, पैकेटिन जाइगोटिन डिप्लोटिन ये सब बिल्कुल इसमें नहीं होता। मियोसिस 2 में सिंपल माइटोसिस की तरह होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाती है, क्रोमोसोम कम्पैक्ट हो जाता है, क्योंकि मियोसिस 1 का जो फेज जो साइटोकाइनेसिस होता है उसके बाद जो मियोसिस 2 स्टार्ट हो जाता है, उस बीच में इतना टाइम गैप कम होता है कि जो हमारा क्रोमोसोम होता है वो फुल्ली डिकंडेंस नहीं हो पाया रहता है, इंटरफेस के न्यूक्लियस के इतना नहीं डिकंडेंस हो पाया रहता है। फिर अब हम बात करते हैं मियोसिस 2 के मेटाफेज 2 के बारे में। ऑल द क्रोमोसोम अलाइन एट इक्वेटर, जो हमारा डायड ऑफ द सेल डॉटर सेल होती है जिसमें डीएनए अमाउंट 2C होता है और क्रोमोसोम 23 है, 46 का 23 है, वो अब हमारे इक्वेटर प्लेट पे अलाइन होते हैं ऐसे, क्योंकि यहाँ पे अब मियोसिस का प्रोसेस माइटोसिस का प्रोसेस देखने को मिलता है। और दो माइक्रोट्यूब्यूल जो कि अभी हम उसमें पता ही था कि प्रोफेज 1 में सेम टू सेम स्पिंडल अपैरेटस जैसे हम प्रोफेज 1 में जो जैसे देखे थे, जो मियोसिस 2 का जो प्रोफेज होगा वो सेम टू सेम माइटोसिस का जो प्रोफेज होता है उसमें होता है। मीन्स
क्रोमोसोम होता कंडेंस हो जाता है, स्पिंडल फाइबर जो होते हैं वो फॉर्म हो जाते हैं, और मेटाफेज में हम देखते हैं कि जो क्रोमोसोम की काइनेटोकोर होती है उससे स्पिंडल फाइबर जाकर के अटैच हो जाते हैं। अब हम आपको एक बार पढ़ा चुके हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, तो बहुत टाइम लेना इस पर ज़रूरी नहीं है। तो अब ये माइक्रोट्यूब्यूल जो हमारा स्पिंडल अपैरेटस बना रहता है उससे जाकर के काइनेटोकोर से अटैच हो जाते हैं, और ये एक मेटाफेजिक प्लेट इक्वेटर प्लेट पे अलाइन हो जाते हैं, जिसे हम मेटाफेजिक प्लेट कहेंगे। इसमें 23 क्रोमोसोम ही होते हैं, ये जो पूरे क्रोमोसोम ये 23 क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन माइटोसिस के जो टाइम पे जो क्रोमोसोम होते हैं वो 46 होते हैं, लेकिन यहाँ पे अभी भी 20 इसमें 23 होंगे, क्योंकि यहाँ 23 वाला सेल गया है जिसके पास 23 क्रोमोसोम है और 2C DNA है। अब एनाफेज 2 में मेटाफेज 2 से ट्रांसफर होता है। बिगिनिंग विद द स्प्लिटिंग ऑफ द सेंट्रोमियर, मींस अब सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग होगी। मियोसिस 1 के जो एनाफेज 1 था उसमें होमोलॉगस क्रोमोसोम का होता था, उसी तरीके से मियोसिस 2 के एनाफेज में अब इस सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग होगी। ये हमारा जो अलाइन होता है क्रोमोसोम, अब इसकी सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग होगी, और ये एनाफेज का जो ये होता है पोल ऑफ द न्यूक्लियर सिस्टर क्रोमैटिड्स। आप जब वो एनाफेज 1 मियोसिस का देखेंगे तो आपको ये कुछ इस तरीके से दिखती है, क्योंकि उसके पास 4 क्रोमैटिड होती है। ये एनाफेज 1 है, एनाफेज 1 क्रोमोसोम है, और ये एनाफेज 2 का है, देखने में ही डिफर हो रहा। तो अब यहाँ पे एनाफेज 1 है, ये एनाफेज 2 का वाला है, ये एनाफेज 1 वाला था, तो ये सेंट्रोमियर स्प्लिट हो गए। तो इस टाइम यहाँ पे जो 23 था, अब यहाँ पे भी 23 क्रोमोसोम आ गया, 23 क्रोमोसोम आ गया, और ये सी और ये सी, क्योंकि जो 2 सिस्टर क्रोमैटिड थे वो 2C थे। अब ये एक सिस्टर क्रोमैटिड हुआ तो ये C हो गया, अभी भी ये एक क्रोमोसोम था, अभी भी ये एक क्रोमोसोम है, तो ये अभी भी 23 क्रोमोसोम है, अभी भी 23 क्रोमोसोम है, लेकिन इसमें C अमाउंट है क्योंकि इसमें सिर्फ एक सेंट्रोक्रोमैटिड है, इसमें 2C अमाउंट था क्योंकि इसमें 2 सेंट्रोक्रोमैटिड है। तो एनाफेज के बाद इसके पास 23 क्रोमोसोम मतलब अभी भी 46 है, और प्लस 2C DNA है, तो इसमें 23 से 46 क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो गया। एनाफेज 2 में 23, मेटाफेज में जो 23 क्रोमोसोम थे वो एनाफेज में 46 क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो गए, लेकिन जो अमाउंट ऑफ डीएनए 2C था वो अभी भी 2C रहा। 2C DNA इसमें भी था, 2C DNA इसमें भी है, लेकिन इसमें 23 क्रोमोसोम थे, अब इसमें 46 क्रोमोसोम हो गए, क्योंकि इसके क्रोमोसोम सिस्टर क्रोमैटिड वाले थे, इसमें जो क्रोमोसोम है वो सिंगल क्रोमैटिड वाले हैं। तो ये हो गया मेटाफेज, फिर एनाफेज। अब हम टीलोफेज की बात करते हैं। टीलोफेज में हमारा जो होता है डीकंडेंसेशन हो जाएगा। यह हमारा, मान लो ये हमारा सेल है, ये न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन है, और हमारा जो 23 क्रोमोसोम है C और C है, ये पूरा फॉर्म हो जाएगा। अब इसके बाद मियोसिस एंड, क्रोमोसोम डीकंडेंस, क्रोमोसोम क्रोमैटिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्रोमोसोम वंस गेट इनक्लोज्ड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और साइटोकाइनेसिस अकर होगी। सेल, एनिमल सेल होगा तो फॉरो मेथड होगा, प्लांट सेल होगा तो सेल प्लेट मेथड होगा, और ये करके 2 सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा, जिसमें 23 एक का जाएगा, 23 एक का जाएगा, C1 तो जो हमारा पेरेंट सेल शुरू से, ये डायट सेल हम देख रहे हैं, तो ये हमारा पेरेंट सेल है, जो कि जो हम स्टार्टिंग में मियोसिस 1 की स्टार्टिंग में लिए थे, उस टाइम 26 2C था और 46 क्रोमोसोम था, और मियोसिस 1 प्लस मियोसिस 2 दोनों के बाद जो हमें देखने को मिला तो 23 और C, और ऐसे हमें 4 देखने को मिले। तो साइटोकाइनेसिस के बाद 4 हैप्लॉइड फॉर्म के सेल देखने को मिले। अब चैप्टर फिनिश होता है। आपको इस वीडियो को 2 बार देखना है, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है कि माइटोसिस मियोसिस में इतना डिफरेंस क्यों होता है, क्योंकि मियोसिस में 2 प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, मियोसिस 1 और मियोसिस 2, और दोनों एकदम एक दूसरे से डिफरेंस होते हैं। मियोसिस 2 जो होता है वो सिंपल होता है, मियोसिस 1 बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। अगर आपने माइटोसिस को बहुत अच्छे से एक बार देख लिया तो आपको मियोसिस 2 को दोबारा इतनी डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको वो बहुत ईजिली समझ में आएगा। लेकिन मियोसिस 1 जो माइटोसिस से बिल्कुल भी डिफरेंट होता है, और वो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है मियोसिस 1। मियोसिस 2 सिंपल होता है और बहुत इजीली हो जाता है। और अब आपको इस चैप्टर के एटलीस्ट 100 MCQ प्रैक्टिस करने हैं, और फिर इस चैप्टर को बहुत अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करके रिवीजन करते रहना है, और आपको ये बहुत एक लाइन आपको डू हार्ड वर्क एंड डू स्टडी अ लॉट। प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल।